ग्रुप टू अनदर। चेन को एक से दूसरे पार्ट में मूवमेंट के बारे में पूछा था, ऑप्शंस थे यहाँ पे इन्वर्जन, डिलीशन, एक्सरे और ट्रांसलोकेशन। तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे जाने का, इन्वर्जन में तो वहीं पे ये 1:1 तो आई थिंक व्हिच फेज ऑफ द सेल साइकिल इज करेक्टराइज्ड सेकंड, जब प्रोफेज सेकंड होगा क्या बनाएंगे मेल के अंदर, यहाँ पे डिजीज। सो ये मेल टू मेल ट्रांसमिशन जब होता है तो मतलब वाई टू वाई
के अंदर प्रेजेंट है, ऑटोसोम के अंदर। ऑटोसोम जो है इसमें क्या है, अफेक्टेड जीन है। डिफेक्टिव जीन जो है किसके अंदर प्रेजेंट है, ऑटोसोम के अंदर है, इसलिए हम इस डिजीज को क्या बोल रहे हैं, ऑटोसोमल डिजीज। तो अगर कहीं पे भी ऑटोसोमल डिजीज वर्ड लिखा आएगा तो उसका मीनिंग आप लिख सकते हैं कि द पर्सन इज हैविंग प्रॉब्लम इन 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स या 44 एक्स हमने लिखे थे, उनमें डिजीज है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोसोमल डिजीज। अभी मैं आगे डिटेल कुछ नहीं, सिंपल अभी एक वर्ड का मीनिंग समझा रहा हूं, वो समझे, आगे रिसेसिव डोमिनेंट वो सब मैं बाद में पढ़ाऊंगा, पहले इस यहां से बेसिक निकलो। ऑटोसोमल डिजीज वर्ड आते ही क्या होना चाहिए दिमाग में कि प्रॉब्लम किसमें है, ऑटोसोम के अंदर है, 22 पेयर्स के अंदर है, एक्स और वाई जो है सेक्स क्रोमोसोम, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन सेक्स क्रोमोसोम, प्रॉब्लम इज ओनली प्रेजेंट इन ऑटोसोम, याद रहेगा। बट व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट एलोसोमल डिजीज या एलोसोमल इनहेरिटेंट, एलोसोमल डिजीज, यहां पे आप देखेंगे द प्रॉब्लम व्हिच इज प्रेजेंट हियर इज इन द सेक्स एलोसोम, यानी सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। एलोसोमल के अंदर जब डिजीज होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट्स अ टाइप ऑफ डिजीज व्हिच इज प्रेजेंट इन सेक्स क्रोमोसोम। कितने होते हैं, दो और वन पेयर, नंबर इन टू एंड वन पेयर। अब सेक्स क्रोमोसोम में प्रॉब्लम है तो हमारे पास दो टाइप के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक होता है एक्स और एक होता है वाई। इसीलिए एलोसोमल डिजीज के दो टाइप हम पढ़ते हैं, एक होता है एक्स लिंक्ड डिजीज और एक होता है वाई लिंक्ड डिजीज। यहाँ पे तो सारे सेम है, 44 ही एक्स ऑटोसोम है सारे के सारे, उनमें कोई टाइप नहीं अलग अलग, सब क्या है, सेम है, तो इसमें एक ही टाइप होगा जिसको हम बोलेंगे ऑटोसोमल डिजीज। बट एलोसोम के अंदर दो अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम्स है, एक क्या है, एक्स है और एक आपका वाई। इफ डिफेक्टिव जीन इज एक्स तो हम बोलेंगे एक्स लिंक्ड डिजीज, एंड इफ द डिफेक्टिव जीन इज वाई तो हम बोलेंगे वाई लिंक्ड डिजीज। यस और नो? सो देयर इज टू टाइप्स ऑफ डिजीज, एक्स लिंक्ड डिजीज एंड वाई लिंक्ड डिजीज। व्हेन डिफेक्टिव जीन इज एक्स तो हम क्या बोलेंगे, एक्स लिंक्ड डिजीज, एंड व्हेन डिफेक्टिव जीन इज वाई तो हम क्या बोलेंगे, वाई लिंक्ड डिजीज। अब यहाँ पे एक एग्जांपल जैसे मैं आपसे देख के पूछता हूँ, लाइक दिस इज अ फैमिली, this person, now if somebody asks you identify the types of disease, so यहाँ पे पहला पॉइंट, यहाँ पे ऑटोसोमल प्रॉब्लम है या एलोसोमल प्रॉब्लम है, एलोसोमल। क्यों है, क्योंकि इन बहुत सारों को मैंने पहले पढ़ा दिया, इसलिए क्विकली देख के बता पा रहे कैसे डिजीज किसमें है, मेल में। मेल की बात करें तो मेल के पास एक्स एंड वाई दोनों होते हैं, एक्स जो है वो देता है अपनी डॉटर को एंड वाई किसको देता है, सन को। अगर हम डॉटर की बात करें तो डॉटर बिल्कुल नॉर्मल है, डॉटर इज हियर एंड इट इज नॉर्मल, नो डिजीज इज देयर, मींस यहां से जो एक्स आया था वो डिफेक्टिव नहीं है, डिफेक्टिव जीन कौन सा है, वाई है, और वाई किसको मिला, मेल को, सन को, और इसलिए सन में क्या हो गया, डिजीज। सो ये मेल टू मेल ट्रांसमिशन जब होता है तो मतलब वाई टू वाई ट्रांसमिशन हो रहा है, इसको हम बोलेंगे वाई लिंक्ड डिजीज। दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट टाइप ऑफ पेडिग्री, जिसको एनालाइज करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, सिंपल सा होता है कि अगर डिजीज सिर्फ मेल से किसमें जा रही है, मेल में, तो आंसर क्या लिखना है, इट्स अ वाई लिंक्ड डिजीज। मेल टू मेल ट्रांसमिशन मींस ओनली सीन इन वाई लिंक्ड डिजीज, बाकी किसी में ये मेल टू मेल ट्रांसमिशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वाई सिर्फ किसके पास जाता है, मेल से सन में ही जाता है, मेल से कभी भी डॉटर में नहीं जाता है, इसलिए डिजीज भी सिर्फ किसमें जाएगी, मेल टू मेल, कभी भी फीमेल में ट्रांसफर वाई लिंक्ड डिजीज नहीं होती, क्योंकि फीमेल में वाई होता ही नहीं है। क्लियर? तो अभी जो मैंने आपको सिंपली यहाँ पे पढ़ाई, तीन कंडीशन बताई मैंने, एक मैंने बताई ऑटोसोमल डिजीज, इसमें कौन से जीन अफेक्टेड रहेंगे, ऑटोसोम, या नंबर लिखे तो 22 पेयर्स जो हम बात कर रहे थे वो अफेक्टेड रहेंगे। एलोसोम की बात करें तो वन पेयर जो है वो आपका यहाँ पे क्या रहेगा, अफेक्टेड रहेगा। वन पेयर के दो जीन, एक है एक्स और एक है आपका वो, इनको हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। इसलिए डिजीज का अदर नेम क्या है, ऑटोसोमल इनहेरिटेंस या सेक्स क्रोमोसोम डिजीज या सेक्स क्रोमोसोम इनहेरिटेंस। इफ द डिफेक्टिव जीन इज एक्स जीन देन इट इज नोन एज एक्स लिंक्ड डिजीज, एंड इफ द डिफेक्टिव जीन इज वाई जीन देन इट इज नोन एज वाई लिंक्ड डिजीज। यहां तक क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो पूछे, नहीं तो हम फिर आगे चलते हैं अब इनके डोमिनेंट एंड रिसेसिव पैटर्न के ऊपर। है बना ला? हाँ ये तो बेसिक है, लिख लो बस। यस क्लियर है, और एक्स और वाई क्लियर है, डिफेक्टिव जीन एक्स में है तो क्या बोलेंगे, एक्स लिंक्ड डिजीज, एंड अगर डिफेक्टिव जीन वाई पे है तो वाई लिंक्ड डिजीज। जब मेल में एक्स लिंक्ड डिजीज होगा तो वहां पे डिजीज किस में ट्रांसफर होगी, फीमेल के अंदर, डॉटर के अंदर ट्रांसफर होगी, लेकिन अगर मेल में वाई पे डिजीज है तो डिजीज किस में ट्रांसफर होगा, मेल चाइल्ड के ऊपर। बिल्कुल, ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है, सिंपली याद रखना है, कोई भी बोले कि व्हाट इज ऑटोसोमल डिजीज तो आंसर क्या देना है, जब ऑटोसोम अफेक्टेड होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोमल डिजीज। आगे पूछे ऑटोसोम, तो जो हमारे क्रोमोसोम्स है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उनमें 44 जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, उन्हीं में डिजीज होती है, उसको हम बोलते हैं ऑटोसोमल डिजीज। व्हाट इज एलोसोमल डिजीज, व्हेन एलोसोम्स आर अफेक्टेड। एलोसोम कौन होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, कितने होते हैं, दो, टाइप एक्स एंड वाई, एक्स में है तो एक्स लिंक, वाई में है तो वाई लिंक। दिस इज सिंपल, जो आपको यहां तक याद रखना है। हो गया, मूव करें।
नेक्स्ट जो आगे हम पढ़ेंगे डोमिनेंट एंड रिसेसिव, इनके टाइप्स पढ़ेंगे, लाइक ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव। सेक्स लिंक के अंदर आपका एक्स लिंक डोमिनेंट एंड रिसेसिव। वाई लिंक के अंदर डोमिनेंट ही होता है, क्योंकि वाई एक ही होता है इसलिए वो हमेशा डोमिनेंट ही होता है, उसमें कोई रिसेसिव पैटर्न नहीं होता है। वाई इज ऑलवेज डोमिनेंट, क्योंकि वाई इज ऑलवेज सिंगल। एक्स तो दो होते हैं और दो एक्स से तो एक होगा डोमिनेंट, एक होगा रिसेसिव, लेकिन वाई हमेशा सिंगल होता है, इसलिए उसमें सिर्फ कौन सा डिजीज होता है? डोमिनेंट, देयर इज नो रिसेसिव पैटर्न। हो गया ये? चलो स्टार्ट करें। तो यहाँ पे दो डिजीज के नाम यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, वही है जो मैंने बताया अभी, ऑटोसोमल इनहेरिटेंस एंड एलोसोमल इनहेरिटेंस। दोनों पॉइंट वर्ड मीनिंग का क्लियर दोनों का? नेक्स्ट, अब इनके बेसिस पे इनकी अलग अलग डिजीज होगी जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ऑटोसोमल डिजीजेस एंड एलोसोमल डिजीजेस। तो एक बार मैं इनका चार्ट बनाता हूँ, फिर आप हम पढ़ेंगे डिटेल में इनके बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑटोसोमल इनहेरिटेंस या डिजीज, सो ऑटोसोमल डिजीज जो है ऑटोसोम के अंदर अफेक्ट रहता है, ये नंबर यहाँ पे आप याद रख लेंगे 44x के अंदर जो होता है उसको हम बोलते हैं ऑटोसोमल डिजीज। ये दो टाइप का हो सकता है, वन इज ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड सेकंड वन इज ऑटोसोमल रिसेसिव। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑटोसोमल डिजीज, वन इज डोमिनेंट एंड सेकंड वन इज रिसेसिव। तो इन डिजीज को डिटेल में पढ़ने से पहले इन दोनों वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं, व्हाट इज डोमिनेंट एंड व्हाट इज रिसेसिव। तो आपको ये डिजीज भी बहुत अच्छे से समझ आएगी, तो इनका मीनिंग मैं समझाता हूँ, डोमिनेंट एंड रिसेसिव क्या है यहाँ पे समझे। इधर डोमिनेंट, याद होगा आप सभी को, हमने पढ़ा था पेयर जो होते हैं 22 पेयर्स है। हम इनमें जब हम जीन की बात करते हैं, ऑटोसोमल की बात करते हैं, तो वहां पे इंडिकेटर या सिंबल क्या यूज करते हैं ऑटोसोमल में? ए, ए इज फॉर ऑटोसोम। ये ए जो है दो टाइप का हो सकता है, वन इज कैपिटल ए एंड सेकंड वन इज स्मॉल ए। तो एक ये ए हो सकता है, एक आपका ये हो सकता है, दोनों ही किसके लिए है? ऑटोसोम के लिए। व्हेन वी आर यूजिंग अ कैपिटल ए, जब आप कौन सा यूज कर रहे हैं? कैपिटल ए यूज कर रहे हैं, तो ये होता है डोमिनेंट के लिए, कैपिटल ए इज फॉर डोमिनेंट एंड स्मॉल ए इज फॉर रिसेसिव। अब इसके जो पेयर होते हैं उनमें दोनों डोमिनेंट भी हो सकते हैं, दोनों रिसेसिव भी हो सकते हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव भी हो सकता है। तो ये दोनों में पॉसिबल है जो इसके पेयरिंग हो सकती है। डोमिनेंट और रिसेसिव के अंदर जो मेन आपको ध्यान रखना है, मैं चलो बना के दिखाता हूं आपको, लाइक इसके तीन जो ऑप्शंस पॉसिबल है, पहला ए ए हो सकता है, दूसरा आपका ए और ए हो सकता है, और तीसरा आपका ए ए हो सकता है। सो दीस थ्री पेयर इज पॉसिबल विद ऑटोसोमल जीन। डबल ए दोनों कैपिटल, डबल ए दोनों स्मॉल एंड वन कैपिटल एंड वन स्मॉल, तीनों ये पॉसिबल है। जब हम बात करते हैं इस तरह के दो पेयर में और दोनों में सेम हो, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, दोनों सेम ए है, दोनों कैपिटल है, दोनों सेम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? होमोजाइगस पेयर। दिस इज नॉन एज होमोजाइगस। होमोजाइगस का मीनिंग, homozygous means same, homo means same, when both are capital A it is known as homozygous। जब हम पेयर टू में जाएंगे तो यहाँ एक कैपिटल है और एक आपका स्मॉल है, इसको हम क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस। एंड जब इधर देखेंगे तो दोनों स्मॉल है, दोनों फिर क्या हो गए? छोटे छोटे पर सेम तो है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। सो आगे जब वर्ड आएंगे पेडिग्री में तो आप होमोजाइगस वर्ड आएगा तो आप बोल सकते हैं व्हाट इज होमोजाइगस? both gene in a pair are same, that is known as homozygous। when one gene is capital A और other gene is small a, it is an heterozygous gene। different जीन जो है वहां पे आपको देखने को मिल रहा है। जब हम इन दोनों पैटर्न में जाएंगे डोमिनेंट और रिसेसिव के अंदर, तो डोमिनेंट के अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है कि सिंगल जीन क्या कर सकता है? डिजीज कोज कर सकता है। जब एक सिंगल जीन डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव का मतलब उसका जो जीनोम है वो अबनॉर्मल है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, और एक ही जीन में है प्रॉब्लम, लेकिन वो डोमिनेंट टाइप का, डोमिनेंट टाइप मतलब कौन सा होगा? कैपिटल ए। लाइक एक जो पेयर आपको दिया उसमें कैपिटल ए के ऊपर कोई प्रॉब्लम है, तो इट मींस वो पर्सन के अंदर क्या कोज करेगा? डिजीज करेगा। डोमिनेंट के लिए एक सिंगल जीन ही बहुत है डिजीज करने के लिए। लाइक ये क्या डोमिनेंट है और अगर इसके अंदर डिजीज है तो ये यहाँ पे है, यहाँ डिजीज है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। सो यहाँ पे तो दोनों में ही प्रॉब्लम है, तो वैसे डिजीज दिख रहा है, बट अगर इसकी हम बात करेंगे तो ये डिजीज किसके ऊपर है? कैपिटल ए पे है। ये कौन सा जीन है? डोमिनेंट है, और डोमिनेंट के अंदर सिंगल जीन क्या कर सकता है? डिजीज कर सकता है। सो दिस पर्सन इज हैविंग डिजीज। बट अगर मैं इसको ऐसे बना देता ये वाला, जहां पे डोमिनेंट जीन के ऊपर कोई डिजीज नहीं है, डिजीज किस में है? स्मॉल है, रिसेसिव पे है, और ये जो है इसकी बात करें तो इसको हम क्या बोलेंगे? कैरियर। सो दिस इज द डिफरेंस जो आपको याद रखना है। डोमिनेंट जीन is a single dominant gene is capable to cause disease, but a single recessive gene is not cause any disease, it is always act as a carrier। याद रहेगा? सो यहाँ पे जो रिसेसिव है इसके अंदर क्या होगा? सिंगल जीन या डिजीज करा, लेकिन रिसेसिव के अंदर सिंगल जीन डिजीज नहीं करेगा। यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड होंगे? बोथ कॉपी ऑफ जीन रिक्वायर्ड टू कॉज डिजीज। So in dominant pattern only a single gene is able to cause disease, but in recessive pattern you required both gene is defective, तो वो क्या cause करेंगे? डिजीज करेंगे। क्लियर ये? यस।
सो हमने यहाँ पे जो लिखा था मैंने ऊपर इधर ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव। जब आप ऑटोसोमल डोमिनेंट पढ़ेंगे तो वहां पे एक सिंगल जीन ही क्या कर देगा, डिजीज करेगा, सिंगल कॉपी। बट जब हम ऑटोसोमल रिसेसिव पढ़ेंगे तो दोनों में क्या होना चाहिए, डिजीज होना चाहिए, डिफेक्टिव जीन होना चाहिए। दोनों जो ए है स्मॉल ए, अगर एक में है तो कौन सा काम करेगा, कैरियर का काम करेगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है वो क्लियर होनी चाहिए, तभी आगे समझ आएगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि पेशेंट इज सफरिंग विद रिसेसिव डिजीज, पेशेंट को क्या हो रखा है, रिसेसिव डिजीज हो रखा है, तो उसके अंदर हेटेरोजाइगस जीन प्रेजेंट होंगे जो डिजीज कोज करेंगे, या होमोजाइगस जीन होंगे जो डिजीज करेंगे, या बोथ, दोनों ही डिजीज कर सकते हैं इन रिसेसिव पैटर्न। सो इन रिसेसिव पैटर्न यू रिक्वायर्ड बोथ कॉपी ऑफ जीन व्हिच कोज डिजीज, दोनों में। तो वो दोनों कब है, जब कौन सा होगा नीचे, सबसे नीचे होमोजाइगस। लेकिन जब हम डोमिनेंट की बात करेंगे तो वहां पे दोनों ही पॉसिबिलिटी है, होमोजाइगस भी डिजीज कर सकता है, हेटेरोजाइगस भी डिजीज कर सकता है, जो यहाँ दिख रहा है। लाइक ये वाला होगा तो कौन सा है, होमोजाइगस, लेकिन ये वाला होगा तो हेटेरोजाइगस। क्लियर, स्टार्ट करें, कैटेगरी स्टार्ट करें, इसको हटा दें। सो देयर इज अ डोमिनेंट टाइप एंड देयर इज अ रिसेसिव टाइप। डोमिनेंट टाइप मतलब सिमिल क्या, डोमिनेंट यहाँ पे पहले ए, जो डोमिनेंट ए इंडिकेट करता है, और इसका पेयर की बात करेंगे तो ए हो सकता है या फिर ए हो सकता है। रिसेसिव के सिंबल की बात करें तो स्मॉल ए, और यहाँ पे एक ही पेयर पॉसिबल है, वो है आपका ए। यस, यहाँ पे डोमिनेंट के अंदर सिंगल जीन क्या करेगा, डिजीज करेगा, लेकिन यहाँ पे कैरियर होगा सिंगल जीन। डोमिनेंट के अंदर दोनों पैटर्न हो सकते हैं, होमोजाइगस भी हो सकता है और हेटेरोजाइगस भी हो सकता है, लेकिन रिसेसिव के अंदर सिर्फ क्या होगा, होमोजाइगस, नो हेटेरोजाइगस प्रेजेंट इन रिसेसिव पैटर्न। स्टार्ट करें, फर्स्ट डिजीज, ये 4 डिजीज है आपके पास यहाँ पे लिखी हुई, और उसमें पहली डिजीज में पढ़ाऊंगा वो है आपकी ऑटोसोमल डोमिनेंट। लिखिए पहली डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट। इस ऑटोसोमल डोमिनेंट वर्ड को देखते ही आपके माइंड में पहला पॉइंट क्या आ रहा है, एक पर्सन आपके पास आया और वो बोलता है कि मेरे को ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है। अब आपके माइंड में पहला क्या थिंक होगा, क्या थॉट होना चाहिए, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है मतलब कौन से टाइप का जीन डिफेक्टिव है, ऑटोसोम्स और एलोसोम। पहला डिफरेंशिएशन यही करना है आपको। सो आप पहला लाइन क्या होगा कि ऑटोसोम आर अफेक्टेड, 44 जीन जो है वो अफेक्टेड है इस डिजीज के अंदर, और यहाँ पहली लाइन ये लिखी हुई है, ऑटोसोम जीन इज अफेक्टेड, और ये आप निकाल सकते हैं इजीली इस लाइन को देखते ही, यस और नो। सो व्हेन ऑटोसोमल डोमिनेंट वर्ड मेंशन किया तो आंसर पहली लाइन में क्या होना चाहिए, द ऑटोसोम जीन इज अफेक्टेड, दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज हैविंग ऑटोसोमल डिसऑर्डर। डोमिनेंट को देखते ही क्या माइंड में आएगा, पेयर ओके, डबल ए और स्मॉल ए कैपिटल वो छोड़ दो, बस यहाँ पे आपके माइंड में ये होना चाहिए कि इन दिस टाइप ऑफ डिजीज अ सिंगल जीन इज एबल टू कॉज डिजीज। यहाँ पे डोमिनेंट पैटर्न है मतलब एक सिंगल जीन क्या कर सकता है, डिजीज कर सकता है। सो नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको क्लू देगा पेडिग्री को सोल्व करने के लिए, वो क्या है, नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन। इसका मीनिंग क्या है देखें, ये है पेरेंट्स, ये इनके बच्चे, देन इनकी शादी करा दी, इनके बच्चे, इनकी भी शादी करा दी, इनके बच्चे। सो जब हम अलग अलग जनरेशन की बात करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन, यहाँ देखा कि इसको डिजीज प्रेजेंट थी, यहाँ पे इसमें डिजीज आ गई, इसको भी डिजीज हो गया, देन उसके बाद देखा इसको डिजीज हो गया, यहाँ पे देखा इसको डिजीज हो गया, इसको भी हो गया। सो ये जो पैटर्न हम बात कर रहे हैं, इसमें आप देखेंगे फर्स्ट जनरेशन जो है यहाँ पे अफेक्टेड है या अनअफेक्टेड है, अफेक्टेड है। जब आप सेकंड जनरेशन में जाओगे, ध्यान ये रखना है कि इनकी जनरेशन देखनी है आपको, बाकी 12 लोगों नहीं देखना है। इनकी जनरेशन कौन सी है, ये तीनों, यही है, और ये इनमें अफेक्टेड है या नहीं है, तो हम सेकंड जनरेशन को भी क्या लिखेंगे, अफेक्टेड। अब ये और ये दोनों शादी हो गई, तो अब या तो इनके बारे में या फिर इनके बारे में, तो इनके आगे वाली जनरेशन इनमें भी क्या हो रखा है, डिजीज, और यहाँ भी क्या है, डिजीज, तो ये जनरेशन भी क्या है, अफेक्टेड। इट मींस हर एक जनरेशन में कंटिन्यूअसली डिजीज क्या है, प्रेजेंट है। और अगर ऐसा पैटर्न है तो उसको हम हमेशा बोलेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न। देयर इज नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन, इसको हम बोलते हैं। स्किपिंग का मतलब क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल इसको डिजीज नहीं होता और इसको भी डिजीज नहीं होता, दोनों नॉर्मल होते हैं, ये होता है पैटर्न। तो यहाँ पे पहली जनरेशन क्या थी, अफेक्टेड, लेकिन सेकंड जनरेशन में कोई डिजीज नहीं है, लेकिन थर्ड जनरेशन में क्या है, डिजीज है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि दिस इज अ स्किपिंग पैटर्न। एक जनरेशन स्किप हो रही है, फिर नेक्स्ट जनरेशन में डिजीज हो रहा है, ये पॉसिबल अगली हम पढ़ेंगे उसमें आएगा। अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या होगा, हर एक जनरेशन में क्या मिलेगा आपको, डिजीज मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, नो स्किपिंग पैटर्न। किसी भी तरह का कोई भी स्किपिंग पैटर्न नहीं है। तो जब भी आपके एग्जाम में अगर ऐसा पेडिग्री आता है, उसके अंदर आपको तुरंत देखना है कि क्या सारी जनरेशन अफेक्टेड है, यस तो तुरंत आंसर दे दो ऑटोसोमल डोमिनेंट, बाकी कुछ सोचना ही नहीं है। यस, क्लियर, आगे चले। थर्ड जो पॉइंट यहां आएगा, अफेक्टेड पेरेंट्स मे हैव अनअफेक्टेड चाइल्ड। अगर मैं इस जनरेशन में जो मैंने बनाया था यहाँ पे, जैसे ये अफेक्टेड बनाया था और ये अफेक्टेड बनाया था, अफेक्टेड पेरेंट्स मे हैव अनअफेक्टेड चाइल्ड, ये पेरेंट्स अफेक्टेड है लेकिन इनका ये एक बच्चा अनअफेक्टेड है, ये सुनो, ये दोनों में अफेक्टेड है लेकिन इनका एक चाइल्ड क्या है, अनअफेक्टेड है। और ऐसा पॉसिबल है या नहीं यहाँ पे, यस और नो, अफेक्टेड पेरेंट्स मे हैव अनअफेक्टेड चाइल्ड। मैं प्रूव करता हूँ कैसे ये पॉसिबल होगा। मैं इधर बनाता हूँ, बाद में लिखेंगे आप। जैसे हम बात करें डोमिनेंट की, लाइक ये है एक पैटर्न और ये है दूसरा पैटर्न, ये है अफेक्टेड जीन, फादर जो था वो अफेक्टेड था, मदर अनअफेक्टेड थी, तो इनमें पेरेंट्स अफेक्टेड हो गए, यस और नो।
अब इनका जो आपका नेक्स्ट जनरेशन आएगा ए और ये जीन अफेक्टेड है तो यहाँ अफेक्टेड हो गया, ये जाएगा इसके साथ और ये भी वापस ए और दोनों क्या हो गए अफेक्टेड। ये स्मॉल ए कैपिटल ए के साथ में ए अगेन स्मॉल ए कैपिटल ए के साथ में ए। आप देखेंगे यहाँ पे ये क्या है अफेक्टेड डिजीज है, ये भी क्या है डिजीज है, लेकिन ये दोनों क्या है पेरेंट्स में डिजीज था फिर भी इनके बच्चों में डिजीज नहीं आया। ऐसा कब पॉसिबल है जब हम कौन सा पैटर्न पढ़ते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट। व्हाई इट इज पॉसिबल बिकॉज एक जीन ही यहाँ पे क्या कर रहा है डिजीज कर सकता है, तो दूसरा जीन तो नॉर्मल है और ये दूसरा जीन जब इसके साथ मैच करेगा तो डिजीज कैसे नहीं होगा, वहां पे बच जाएगा दूसरा पर्सन। तो 50% में डिजीज हो सकता है 50% में डिजीज नहीं हो सकता। ये कब पॉसिबल होगा आंसर इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो ये दोनों लाइन क्लियर हो गई। पहला क्लू क्या देखना है नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन। दूसरा क्लू क्या देखना है अफेक्टेड पेरेंट्स may have unaffected child, बट इसमें अगला जो लाइन लिखा हुआ है कि अफेक्टेड चाइल्ड ऑलवेज हैव एन अफेक्टेड पेरेंट्स, जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है अफेक्टेड इंडिविजुअल ऑलवेज हैज एन अफेक्टेड पेरेंट्स। जैसे मैंने यहाँ पे जो बनाया अभी ये बच्चा अफेक्टेड है जैसे, या फिर ये बच्चा अफेक्टेड है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि इन दोनों में डिजीज है लेकिन इनके मम्मी पापा में डिजीज नहीं है? ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है डोमिनेंट के अंदर। अगर इनमें डिजीज है तो इनके पेरेंट्स के किसी एक में डिजीज ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा। मदर फादर में डिजीज नहीं है लेकिन बच्चों में डिजीज है, वो पॉसिबल है रिसेसिव पैटर्न में। जब एक मदर के अंदर जीन प्रॉब्लम है एक फादर के अंदर जीन प्रॉब्लम, दोनों कैरियर है और वो दोनों जब आगे जाएंगे और नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो दोनों कैरियर मिलकर एक पर्सन को डिजीज कोज करवा देंगे। वो कब आएगा रिसेसिव पैटर्न में। तो ये जो नेक्स्ट लाइन यहाँ लिखी हुई है अफेक्टेड इंडिविजुअल ऑलवेज हैज एन मेल एंड फीमेल आर इक्वली लाइकली टू बी अफेक्टेड इंडिविजुअल ऑलवेज आएंगे और नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो दोनों कैरियर मिलकर एक पर्सन को डिजीज कोज करवा देंगे। वो कब आएगा रिसेसिव पैटर्न में। तो ये जो नेक्स्ट लाइन यहाँ लिखी हुई है अफेक्टेड इंडिविजुअल ऑलवेज हैज एन अफेक्टेड पेरेंट्स। नेक्स्ट मेल एंड फीमेल आर इक्वली लाइकली टू बी अफेक्टेड, जो हमने बना के भी देख लिया 50-50% चांसेस है कि मेल में भी डिजीज होगा फीमेल में भी डिजीज होगा एंड 50% अफेक्टेड हो सकते हैं 50% अनअफेक्टेड हो सकते हैं। सिंगल जीन इज एबल टू प्रोड्यूस डिजीज लिखवाया था मैंने बताया था अभी एग्जांपल लिखे हुए कुछ डिजीज के लाइक हंटिंगटन डिजीज एंड मार्फन सिंड्रोम, ये जो एग्जांपल है इन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज के। सो जब आप ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं तो कुछ क्लूज लेके अपने माइंड में चलना है। पहला क्लू रखना है कि जनरेशन में कोई भी स्किपिंग देखने को नहीं मिले, अगर स्किप हो रही है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट को आप एलिमिनेट कर दे, वो आंसर हो ही नहीं सकता है। दूसरा देखना है कि अफेक्टेड पेरेंट्स हैं उनके अनअफेक्टेड चाइल्ड पॉसिबल है। तीसरा अगर चाइल्ड अफेक्टेड है तो उनके पेरेंट्स हमेशा क्या रहेंगे अफेक्टेड रहेंगे। तीन क्लू आपको मैच करने हैं, आपको आंसर दे देना है ऑटोसोमल डोमिनेंट। मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा यहाँ पे जिसमें आप निकालेंगे और हम देखेंगे राइट आंसर उसका। क्लियर है? यस लिख लिया। मैं अभी एक पेडिग्री आपके सामने पुट कर रहा हूँ, आपको उसको देखना है और जो हमने तीन क्लू लिखे यहाँ पे उन तीनों को उसमें इंप्लीमेंट करना है और उसके बाद अपना आंसर आपको क्या करना है पुट करना है। तो मूव करें आगे। लिख लिया। दिस इज द पेडिग्री जो आपके सामने है। सबसे पहले क्या देखना है कि जनरेशन में स्किपिंग है या नहीं है। तो जनरेशन देखो ये आपकी जनरेशन 1 सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। एक जनरेशन पहली जनरेशन में पेरेंट्स अफेक्टेड है, सेकंड के अंदर देखोगे तो इनके बच्चे अफेक्टेड हैं, थर्ड में गए हम यहाँ पे तो आपने देखा कि भाई ये जो मदर एंड फादर थे इनके बच्चे एक दो तीन, इनमें से दो बच्चे अफेक्टेड हैं और यहाँ पे गए तो यहाँ भी अफेक्टेड है, मतलब ये जनरेशन भी अफेक्टेड है। पुट करना है तो मूव करें आगे। जो हमने तीन क्लू लिख लिया। मैं अभी एक पेडिग्री आपके सामने पुट कर रहा हूँ, आपको उसको देखना है और जो हमने तीन क्लू लिखे यहाँ पे उन तीनों को उसमें इंप्लीमेंट करना है और उसके बाद अपना आंसर आपको क्या करना है पुट करना है। तो मूव करें आगे। लिख लिया। दिस इज द पेडिग्री जो आपके सामने है। सबसे पहले क्या देखना है कि जनरेशन में स्किपिंग है या नहीं है। तो जनरेशन देखो ये आपकी जनरेशन 1 सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। एक जनरेशन पहली जनरेशन में पेरेंट्स अफेक्टेड है, सेकंड के अंदर देखोगे तो इनके बच्चे अफेक्टेड हैं, थर्ड में गए हम यहाँ पे तो आपने देखा
कि भाई ये जो मदर एंड फादर थे इनके बच्चे 1 2 3 इनमें से 2 बच्चे अफेक्टेड हैं और यहाँ पे गए तो यहाँ भी अफेक्टेड है, मतलब ये जनरेशन भी अफेक्टेड है। एंड इसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे तो यहाँ पे देखोगे ये अफेक्टेड है और ये अफेक्टेड है, मतलब चारों की चारों जनरेशन क्या है, अफेक्टेड है। यस और नो, ऑल द जनरेशंस आर अफेक्टेड, नो स्किपिंग पैटर्न इज देयर। पहला क्लू है यहाँ पे। यहाँ पे एक चीज और क्लियर करनी है अपने माइंड में, ये भी देखना है कि ऐसा तो नहीं हो रहा है कि सिर्फ मेल टू मेल ही ट्रांसमिशन हो रहा है या फीमेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल 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 हो रहा है। सो अगर आप देखोगे हमने लिखा था इक्वल रेशो होता है मेल फीमेल के अंदर। यहाँ पे मदर सॉरी फादर अफेक्टेड है लेकिन यहाँ पे दोनों अफेक्टेड है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो मदर अफेक्टेड है लेकिन यहाँ दोनों अफेक्टेड है। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे फादर अफेक्टेड है, यहाँ पे सन अफेक्टेड, डॉटर अफेक्टेड है। और सो सबके अंदर आप देखेंगे तो अलग अलग दिख रहा है, सेम किसी में नहीं कि सिर्फ मेल 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 है या सिर्फ फीमेल 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 है। तो मतलब क्लासिकल प्रेजेंटेशन हो रहा है डोमिनेंट का। दूसरा क्लू क्या था, अफेक्टेड पेरेंट्स में है अनअफेक्टेड चाइल्ड, देखते हैं उसके बारे में भी। तो यहाँ पे इनके जो पेरेंट्स इनके बच्चों की बात करें तो इनका बच्चा 1 2 3 एंड 4, इनमें से 3 बच्चे अफेक्टेड है लेकिन एक बच्चा क्या है, अनअफेक्टेड है। ये दोनों अफेक्टेड है एक पेरेंट्स, लेकिन इनमें ये अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है लेकिन ये अनअफेक्टेड है। इसमें देखोगे तो ये अनअफेक्टेड है, इधर देखेंगे तो ये अनअफेक्टेड है। तो ये भी क्लू मैच हो गया आपका। जो सेकंड क्लू था वो क्या था कि अफेक्टेड पेरेंट्स में हैव अनअफेक्टेड चाइल्ड। थर्ड क्लू था अफेक्टेड चाइल्ड ऑलवेज हैव एन अफेक्टेड पेरेंट्स। अगर बच्चे में डिजीज है तो उनके माता पिता में ऑब्वियसली किसी एक में डिजीज होगा। देख लो, ये बच्चा अफेक्टेड है मतलब इसके यहाँ पे फादर को डिजीज है, ये बच्चा अफेक्टेड है तो इसके फादर को डिजीज है, ये अफेक्टेड है तो इसकी मदर में डिजीज है, ये दोनों अफेक्टेड है फादर अफेक्टेड है, ये तीनों अफेक्टेड है तो मदर अफेक्टेड है। मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे के अंदर डिजीज है लेकिन उनके पेरेंट्स दोनों नॉर्मल है, ये पॉसिबल कभी भी डोमिनेंट में नहीं हो सकता है। तो तीनों क्लू है, मतलब यहाँ डिजीज कौन सी है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। इट इज एन क्लासिकल एग्जांपल ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट। आगे में जो जितने भी सारे टाइप्स है वो जब एक बार आप क्लियर कर लोगे फिर लास्ट में मेरे पास और भी बहुत सारे पिक्चर्स हैं वो दिखाऊंगा, तब आप उनको एक दूसरे से कंपेयर करके बहुत इजीली आंसर दे पाएंगे। तो ये क्लियर है पहला ऑटोसोमल डोमिनेंट। क्या क्या याद रखना है, फर्स्ट क्या देखना है सबसे पहले, स्किपिंग ऑफ जनरेशन। एग्जाम में भी सबसे पहले यही देखना है कि जनरेशन में स्किपिंग है या नहीं है। देख लिया है या नहीं है, पता लगा लिया, है तो ठीक है, नहीं है तो भी लिख दो। अगर नहीं है स्किपिंग है तब आगे जाना है। अगर स्किपिंग प्रेजेंट है, एक जनरेशन छूट गई बीच में, तो फिर उस ऑटोसोमल डोमिनेंट को आंसर से हटा दो, वो आंसर पॉसिबल वहां पे नहीं होगा। दूसरा क्या देखना है, अफेक्टेड पेरेंट्स में हैव अनअफेक्टेड चाइल्ड एंड अफेक्टेड चाइल्ड ऑलवेज हैव अफेक्टेड पेरेंट्स। नेक्स्ट सेकंड है आपके पास ऑटोसोमल रिसेसिव। यहां भी कौन से टाइप के जीन अफेक्टेड होंगे, ऑटोसोम और एलोसोम, ऑटोसोम। सो इट इज आल्सो टाइप ऑफ डिजीज इन व्हिच ऑटोसोम्स आर अफेक्टेड, ऑटोसोम जीन इज अफेक्टेड। जब हम रिसेसिव पैटर्न की बात करते हैं, इन दिस यू रिक्वायर्ड बोथ कॉपी ऑफ जीन। दोनों जो जीन है वो क्या होने चाहिए, इफेक्टिव होने चाहिए, तभी पर्सन में क्या होगा, डिजीज होगा। तो ही क्या करेंगे, डिजीज। अगर एक ही कॉपी में डिजीज है तो वो किसका वर्क करेगा, किसका वर्क करेगा, कैरियर का। सिंगल जीन डिफेक्टिव तो क्या होगा, कैरियर। सो मैं यहाँ पे अभी आपके सामने एक पेडिग्री बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ए एंड बोथ आर द रिसेसिव। तो दोनों में हमने क्या बना दिया, ए बना दिया। अभी दोनों क्या है, नॉर्मल और डिजीज, नॉर्मल। मैं अगर यहाँ पे सिंगल लगाता हूँ तो ये क्या होगा, कैरियर। और यहाँ पे एक और लगा दिया, ये भी कैरियर। दोनों की शादी हो गई लेकिन दोनों में डिजीज नहीं है। याद रखना है दोनों में डिजीज अभी भी नहीं है। शादी हो गई, शादी के बाद जब इनके बच्चे होंगे तो आप देखें ए इधर भी है और इधर भी है, दोनों में क्या मिल गया, डॉट। और इसके साथ तो ये हो गया ए ए ए ए एंड ए। आप देखेंगे पहला बच्चा ये जो दिख रहा है ये क्या है, डिजीज्ड है। ये क्या है, कैरियर। एंड ये क्या है, नॉर्मल अनअफेक्टेड है। इट मींस व्हेन पेरेंट्स आर अनअफेक्टेड, पेरेंट्स को कोई डिजीज नहीं थी, हमने जो एग्जांपल दिया उसमें पेरेंट्स को डिजीज है क्या, नहीं है, फिर भी उनके बच्चों में क्या हो सकती है, डिजीज हो सकती है। दिस इज अ क्लासिकल पैटर्न व्हिच इज ओनली प्रेजेंट इन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीजेस। अब अगर आप इसका पेडिग्री बनाओगे तो कैसे बनेगा, देखो ये मदर और ये फादर, दोनों में डिजीज नहीं है तो दोनों खाली रहेंगे। अब इनके बच्चे हुए, ये 4 बच्चे बना देते हैं यहाँ पे, ये 1 2 3 एंड 4। नाउ इसके अंदर क्या है, डिजीज है, बाकी तीनों क्या है, कैरियर एंड नॉर्मल है। तो ये पेडिग्री ऐसा बनेगा। अब जो हमने ऑटोसोमल डोमिनेंट लिखा था उसमें क्या था कि अफेक्टेड चाइल्ड ऑलवेज हैव अफेक्टेड पेरेंट्स, बट यहाँ पे देखोगे कि अफेक्टेड चाइल्ड में हैव अनअफेक्टेड पेरेंट्स। अफेक्टेड बच्चे के अनअफेक्टेड पेरेंट्स सिर्फ किसमें हो सकते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न में, क्योंकि एक सिंगल जीन किसका वर्क करता है, कैरियर का वर्क करता है, इसलिए वहां पॉसिबल है। तो दोनों में डिफरेंशिएशन कर पाओगे। दूसरा, ये जनरेशन अनअफेक्टेड है लेकिन सेकंड जनरेशन क्या है, अफेक्टेड है, मतलब जनरेशन स्किप हो रहा है। इसमें डिजीज नहीं था लेकिन यहाँ पे है, तो एक जनरेशन क्या हो गया, स्किप हो गया। तो स्किपिंग पैटर्न भी किसमें प्रेजेंट रहता है, ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर। सो यहाँ पे चलते हैं इधर, ऑटोसोम इज अफेक्टेड, स्किपिंग ऑफ जनरेशन इज प्रेजेंट। यहाँ पे एक जनरेशन में डिजीज होगा, नेक्स्ट नॉर्मल रहेगा, फिर नेक्स्ट में डिजीज होगा, फिर अगला क्या रहेगा, नॉर्मल। ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। अनअफेक्टेड पेरेंट्स में हैव अफेक्टेड चाइल्ड, अभी बताया मैंने बना के पूरा, माता पिता में डिजीज नहीं था लेकिन उनके बच्चों में क्या हो गया, डिजीज। और ये कैसे पॉसिबल है, तो कौन सा पैटर्न याद रखना है, ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न है, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज कभी भी ये पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट, इनहेरिटेंस इज ओनली प्रोड्यूस्ड व्हेन बोथ जीन आर अफेक्टेड। पहले बता दिया मैंने ऑलरेडी, डोमिनेंट है तो एक जीन ही
इनहेरिटेंस कोच कर सकता है, लेकिन जब हम रिसेसिव की बात करते हैं तो आपको क्या चाहिए होंगे, दोनों जीन के अंदर डिजीज होना मस्ट है. सिंगल जीन इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस डिजीज, ओनली carrier. Male and female are equally likely to be affected, and the examples like cystic fibrosis and sickle cell anemia. Now I hope कि आप दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर पाएंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर. जब भी डोमिनेंट पैटर्न होगा तो जनरेशन स्किप होगा या नहीं होगा, डोमिनेंट जनरेशन स्किप नहीं होगा, लेकिन रिसेसिव में जनरेशन क्या होगा, स्किप होगा. डोमिनेंट के अंदर अफेक्टेड चिल्ड्रन के हमेशा पेरेंट्स भी क्या रहेंगे, अफेक्टेड, लेकिन रिसेसिव में अगर बच्चा अफेक्टेड है तो उनके पेरेंट्स भी क्या, अनअफेक्टेड पॉसिबल है, आपको देखने को मिल सकता है. क्लियर हो करे, लिखना है. दिस इज वेरी सिंपल और बहुत ही इजी वाला टॉपिक है. बस जब आप इसको पहली बार पढ़ते हैं तब आपको लगता है एक्स और वाई पता नहीं कहां जा रहा है, ये कौन डोमिनेंट और कौन रिसेसिव है, लेकिन जब आप दूसरी और तीसरी बार फिर पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत इजी लगेगा और ये डिब्बे क्या है वो सब समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगे. एग्जाम में एक सिंगल एमसीक्यू भी अगर आता है कभी भी, लाइक जैसे पिछले नॉट सेट में आया था, और उसका एक नंबर भी अगर आपका कम हो जाता है तो आप मेरिट से आउट हो सकते हैं. वो एक नंबर भी काफी है मेरिट से बाहर निकालने के लिए, मतलब एक नंबर भी काफी है मेरिट में लाने के लिए. तो इसीलिए हर एक एमसीक्यू जो जहां से पूछा जा सकता है उस हर एक टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा. कुछ भी हो जाए, जहां से भी जो पूछ सकते हैं सब कुछ पढ़ना पड़ेगा. यस, तो इसीलिए हर एक टॉपिक डिस्कस करेंगे. आप लोग भी घर जाके रिवीजन करें, समझें. आने वाले ट्यूसडे के टेस्ट के अंदर आपको इसके एमसीक्यूज मिलेंगे जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ. आपको एक टॉपिक पढ़ाया मैंने ब्लेड वाला, सर्जिकल नाइफ, उसके एमसीक्यूज होंगे, और उसके साथ में जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ जेनेटिक्स का ये वाला पार्ट, इसके एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे, जहां पे पेडिग्री के पिक्चर बने होंगे और आपको सोल्व करना है कि इसमें क्या पेडिग्री प्रेजेंट है. क्लियर, मूव करें. यस, तो जो दो टाइप हमने बनाए थे, ऑटोसोमल एंड एलोसोमल, ऑटोसोमल यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ऑटोसोमल कंप्लीट. आप कौन सा बचता है, एलोसोमल. एलोसोमल के दो टाइप कौन कौन से थे, एक्स लिंक एंड वाई लिंक. वाई लिंक का मैंने ऑलरेडी बता दिया, वाई लिंक में डिजीज से किस तो किस में ट्रांसफर होगा, मेल टू मेल, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपली याद रखना पेडिग्री में सारे मेल में डिजीज है तो आंसर लिख दो तुरंत, क्या है, वाई लिंक. तो बचा क्या, एक्स लिंक. एक्स लिंक में हम दो पढ़ेंगे, एक्स लिंक डोमिनेंट एंड एक्स लिंक रिसेसिव. तो अगला जो डिजीज है वो लिखें आप. ओके, एक एग्जांपल ये पहले देख लेते हैं, यहाँ पे इसको देखो आप और बताओ क्या है इसके अंदर. याद रखना है तीन जो हमने क्लू लिखे थे डोमिनेंट में और जो यहाँ पे तीन है वो तीनों कहीं ना कहीं मैच होने चाहिए सारे के सारे. सो इट्स डोमिनेंट और ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव, डोमिनेंट. ओके, अभी हम चलते हैं वन बाय वन और डिस्कस करते हैं. दिस इज द जनरेशन वन. आप लोगों की बातें बंद. अब देखिए इधर जनरेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. यहाँ पे दो फैमिली के ट्री साथ में बनाए, यानी दो रिश्तेदार हैं जिनके बच्चों की शादी हो रखी है. ये एक रिश्तेदार है और ये दूसरे रिश्तेदार है, और इनके बच्चों की शादी यहाँ करा रही दिख रही है, इसलिए दो फैमिली बनाई गई है. जब हम बात करेंगे इनके पैटर्न की, पहले इस फैमिली की बात करते हैं फिर इस फैमिली की बात करते हैं. यहाँ पे पेरेंट्स क्या है, एक पेरेंट्स अफेक्टेड है. इनके कितने बच्चे हुए, तीन दिख रहे, तीनों, तीनों में डिजीज है क्या, नहीं है, मतलब जनरेशन क्या हो गई, स्किप हो गई. नेक्स्ट आगे पहुंचे, इसकी शादी कराई और ये इनके बच्चे हो गए, तो ठीक है, सो छुड़ाओ, इधर आते हैं. इन दोनों की शादी कराई, दोनों क्या है, अनअफेक्टेड है, लेकिन इनका एक बच्चा क्या है, अफेक्टेड है. ये सिर्फ किसमें पॉसिबल है, रिसेसिव के अंदर. चलिए इधर आ जाते हैं. पहली जनरेशन अफेक्टेड, दूसरी जनरेशन अफेक्टेड, तीसरी जनरेशन अफेक्टेड, लेकिन जब हम इनमें बात करते हैं, ये इनकी दूसरी जनरेशन है, इसकी, ये बच्चा इन्हीं का है, ये बच्चा क्या है, अनअफेक्टेड. इसकी शादी किससे कराई, अनअफेक्टेड से, लेकिन इसके बच्चे में क्या हो गया, क्या डोमिनेंट में ऐसा पॉसिबल है, इट इज नॉट पॉसिबल इन डोमिनेंट पैटर्न, इसलिए हम इसको कभी भी डोमिनेंट आंसर नहीं दे सकते. ये किसमें पॉसिबल है, रिसेसिव में, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव. तो सिर्फ एक नहीं देखना है कि स्किपिंग प्रेजेंट है या नहीं है, बाकी भी मैच करने चाहिए जो हमने लिखे थे अदर वन. दूसरा मैच ये नहीं कि ये जो सबसे बड़ा फॉल्ट यहाँ आ रहा है कि बच्चे के अंदर डिजीज है और पेरेंट्स में नहीं है, और ये डोमिनेंट में तो पॉसिबल कभी नहीं है, इट इज नेवर पॉसिबल इन डोमिनेंट पैटर्न, दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज रिसेसिव पैटर्न. तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव. क्लियर. नेक्स्ट, एक्स लिंक डोमिनेंट. क्या करना है, इसको बनाना है, पेडिग्री बनाना है. लिख लिया. अरे बना लिया. एग्जांपल्स आपको वैसे आपकी जो भी आपके पास हाई लो है उनमें मिलेंगे आपको, वहां से आपको करने हैं, और नहीं मिलेंगे तो मैं आपको एग्जाम में बहुत सारे दे दूंगा, डोंट वरी.
सो दोनों एग्जांपल हमने देखे, ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव। डोमिनेंट के अंदर स्किपिंग आपका देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन रिसेसिव में आपको क्या मिलेगा, स्किपिंग पैटर्न मिलेगा। दिस इज द फर्स्ट क्लू जो आपको दोनों में डिफरेंशिएट करने में आपको देखने को मिलेगा। अगली जो डिजीज है वो हम पढ़ेंगे एक्स लिंक डिजीज। एक्स लिंक डिजीज सिर्फ मेल में होगा या सिर्फ फीमेल में होगा? बिल्कुल एब्सोल्युटली, इट इज प्रेजेंट इन बोथ, क्योंकि एक्स दोनों के पास होता है, मेल में भी होता है फीमेल में भी होता है। लेकिन जब हम वाई लिंक डिजीज की बात करते हैं तो दैट इज 100% प्रेजेंट इन ओनली मेल। तो इसलिए वाई के बारे में कुछ भी याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वाई लिंक का मतलब सारे मेल में डिजीज, बाकी किसी में डिजीज नहीं। ये हो गया। नेक्स्ट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। जब हम एक्स लिंक्ड डोमिनेंट पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन आपको मिलेगा, लाइक दिस इज द एक्स एंड वाई एंड दिस इज द डिफेक्टिव जीन एंड दिस इज द एक्स एक्स। ये कौन है, मेल, और ये है फीमेल, मेल एंड फीमेल। नाउ जब हम अगली जनरेशन की बात करेंगे तो आप देखेंगे फादर अगर अफेक्टिव है, फादर के अंदर डिफेक्टिव जीन है, और अगर वो फादर में एक्स लिंक डिजीज है, यहाँ पे एक्स जो है अगर हम बात करें सिंगल जीन, फादर के अंदर क्या होता है, हमेशा डोमिनेंट रहेगा, क्योंकि एक ही होता है। मदर के अंदर डोमिनेंट एंड रिसेसिव दोनों रहेंगे, दो हैं, लेकिन फादर के अंदर हमेशा क्या रहेगा, ये डोमिनेंट। सो अगर ये मेल के अंदर एक्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, ये एक्स किस में जाएगा, डॉटर में जाएगा या सन में जाएगा? एक्स एक्स डॉटर में जाए, सन में जाएगा, तो फिर वो डॉटर हो जाएगी ना, सन कैसे हो जाएगा है? मदर कोई वाई छोड़ देगी, मदर तो एक्स ही देगी। फादर ने एक्स दिया, मदर ने एक्स दिया, तो दोनों एक्स हो गए, और क्या होगा, डॉटर ही होगा। मेल तो पॉसिबल है नहीं, मेल कब होगा, जब फादर क्या दे, वाई दे। सो हम बात कर रहे हैं एक्स की। ये जो मेल पर्सन है, ये जब एक्स देगा तो ये सिर्फ एक्स किस में जाएगा, फीमेल चाइल्ड के अंदर। मेल चाइल्ड के अंदर कभी नहीं जाएगा, ये किस में जाएगा, फीमेल चाइल्ड के अंदर। इट मींस लाइक अगर इस पर्सन के, ये जो मेल है, ये फादर जो है, इसके अगर 5 डॉटर है, 5 बेटियां हैं, पांचों के अंदर कौन सा जीन जाएगा, डिफेक्टिव एक्स जाएगा, डोमिनेंट एक्स जाएगा, और उसकी वजह से पांचों में क्या होगा, डिजीज होगा। और कौन सा डिजीज होगा, एक्स लिंक्ड डिजीज होगा। जब आप पेडिग्री देखोगे और आप देखोगे कि अगर फादर के अंदर डिजीज है और फादर से डिजीज सिर्फ किस में ट्रांसफर हो रही है, डॉटर में ट्रांसफर हो रही है। फादर डिजीज सिर्फ किसको ट्रांसफर करा है, डॉटर को ट्रांसफर करा है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स लिंक डोमिनेंट पैटर्न। दैट इज नोन एज एक्स लिंक डोमिनेंट पैटर्न। Disease from father to only the female child, daughter, no male is affected, then classical example of X-linked dominant. अगर फादर सिर्फ मेल चाइल्ड को अफेक्ट कर रहा है तो दैट इज क्लासिकल एग्जांपल ऑफ वाई लिंक डिजीज। तो ये तो किसकी बात करें हम, सिर्फ फादर की। मदर को अभी बात नहीं किया, मदर का हम बाद में बात करेंगे, फादर के ऊपर डिपेंड हम देख रहे हैं। सो अगर फादर में एक्स लिंक डिजीज है तो ये सिर्फ किसमें जाएगी, डॉटर में, और अगर फादर में वाई लिंक डिजीज है तो सिर्फ किसमें जाएगी, मेल चाइल्ड। क्लियर? इसीलिए जब हम एक्स लिंक डोमिनेंट पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि द डिजीज इज ट्रांसमिटेड और ट्रांसफर फ्रॉम फादर और मेल पर्सन टू द फीमेल चाइल्ड ओनली, नो मेल टू मेल ट्रांसमिशन। दिस इज एन क्लासिकल एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ कंडीशन, एक्स लिंक। तो यहाँ पे एलोसोम और सेक्स जीन इज अफेक्टेड, नो मेल टू मेल ट्रांसमिशन। अगर ये मेल टू मेल ट्रांसमिशन प्रेजेंट है तो कौन सा डिजीज होगा, वाई लिंक्ड। क्लियर? ऑल द डॉटर्स ऑफ अफेक्टेड फादर इज अफेक्टेड। जो मैंने अभी एग्जांपल आपको देके दिखाया, जितनी भी डॉटर होगी फादर से जो अफेक्टेड है, उसकी सारी बेटियों में क्या होगा, ये डिजीज प्रेजेंट रहेगा। लेकिन जो हमने ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव देखा था, वहां हमने देखा कि दोनों के अंदर 50-50% चांसेस है, मेल भी 50% डिजीज हो सकता है, फीमेल में भी 50% हो सकता है। लेकिन यहाँ पे 100% यहाँ पे रिजर्वेशन है कि फादर सिर्फ किसको करेगा, डॉटर को करेगा, अगर एक्स लिंक डोमिनेंट है तो। ये पैटर्न आगे मैं अभी दिखाऊंगा आपको। Examples are like Rett syndrome, Turner syndrome. These are the example of X-linked dominant. अगर ये मूव करें, यस, और ये X-linked dominant क्लियर हो गया। डोमिनेंट का मतलब एक जीन चाहिए जो डिजीज करेगा, और अगर एक जीन की बात करें तो फादर के अंदर जो एक्स है वो क्या कर सकता है, आगे जाके सारे डॉटर्स में डिजीज करा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। मेल में ट्रांसफर होगा नहीं, क्योंकि मेल के पास वही होता है और वही आता है फादर से। अगर वही डिफेक्टिव है तो उसको हम बोलेंगे वाई लिंक्ड डिजीज। इसलिए यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है, वो है फादर टू डॉटर, सारी डॉटर में डिजीज आपको देखने को मिलेगी। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ पेडिग्री का, यहाँ पे एक ये लिख लिया, रेट सिंड्रोम। रेट सिंड्रोम आई थिंक सर ने पढ़ाया होगा साइकेट्रिक में, यहाँ भी पढ़ाएंगे। रेट सिंड्रोम जानते हो, व्हाट इज रेट सिंड्रोम, क्या होता है? चूहों वाली डिजीज, व्हाट इज रेट सिंड्रोम, चूहों से होता है। इट्स अ कंजेनिटल जेनेटिक डिफेक्ट, जहां पे इट्स रिलेटेड टू हेड, जो आपका जो ग्रोथ होती है, हेड का ग्रोथ सडनली बहुत ज्यादा, बर्थ के बाद बहुत एक्सेसिव ग्रोथ होता है, बर्थ के जस्ट बाद में, और कुछ टाइम के बाद में उसकी ग्रोथ वापस डीएसेलेरेट होना, यानी डिक्रीज होना चाहिए। पहले तो नॉर्मल से ज्यादा ग्रो करेगा, नॉर्मली आप हेड सर्कमफ्रेंस मेजर करते हैं, नॉर्मल जो भी आपका पैरामीटर्स होता है उसके अकॉर्डिंग बढ़ता है, लेकिन इसमें नॉर्मल से ज्यादा इंक्रीज होगा, बड़ा हो जाएगा। और फिर
ये डिजीज सडनली क्या होगी, हेड को वापस श्रिंक करेगी और बिल्कुल छोटा सा हेड हो जाएगा और उसके बाद डेड हो जाएगी. दिस इज नोन एज रेट सिंड्रोम. इट्स अ जेनेटिक डिफेक्ट व्हिच इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज. और ये साइकियाट्री के अंदर आप पढ़ेंगे रेट सिंड्रोम, सर पढ़ेंगे आगे, जहां पे ये हम पढ़ते हैं म्यूट वाला डिसऑर्डर क्या होता है, ऑटिज्म. ऑटिज्म एंड ये जो आते हैं वहां पे आएगा ये रेट सिंड्रोम. नेक्स्ट देखिए क्या है. ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट. तीन ही एग्जांपल अभी हमारे पास, तीनों में से एक आंसर आपको देना है. रिसेसिव, डोमिनेंट, कौन सा डोमिनेंट, ऑटोसोमल एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट. यस राइट है. ओके चलो, फर्स्ट जनरेशन अफेक्टेड है, दूसरी जनरेशन भी अफेक्टेड है और तीसरी जनरेशन भी क्या है, अफेक्टेड. तो आप लोग कहना चाह रहे हो ऑटोसोमल डोमिनेंट है. दूसरा, अब मैं तो अभी चल रुको तो सही थोड़ा. जब हम ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात करते हैं तो मेल एंड फीमेल हैव इक्वल चांस फॉर, इक्वल होता है, लिखा था हमने एक लाइन, मेल एंड फीमेल हैविंग इक्वल रेशो फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ डिजीज. सो अगर हम बात करें यहाँ तो यहाँ तो 50-50 हो रहा है, सही है. लेकिन जब हम इनकी बात करते हैं तो यहाँ ये कौन अफेक्टेड है, फादर. और ये सिर्फ किसको डिजीज कर रहा है, डॉटर को. मेल सारे मजे, कोई प्रॉब्लम नहीं उनको. इट मींस यहाँ पे जो हम ऑटोसोमल डोमिनेंट वाली बात कर रहे हैं वो नहीं है. यहाँ पे 100% रिजर्वेशन किसके पास है, डॉटर के पास. मेल डिजीज सिर्फ किस पे ट्रांसफर कर रहा है, डॉटर में. तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्स लिंक डोमिनेंट. अगर ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता तो यहाँ पे किसी ना किसी एक मेल में भी क्या होती, जैसे यहाँ डिजीज है वैसा यहाँ पे डिजीज होता. इसीलिए ये कभी भी ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉसिबल नहीं है. तो इसीलिए आपको एक छोटा सा क्लू ढूंढना है. इसमें यही क्लू है कि अगर फादर से सिर्फ डिजीज किस पे जा रही है, डॉटर पे जा रही है, तो वो क्लासिकल एग्जांपल होगा एक्स लिंक डिजीज का. अगर आप रिसेसिव की बात कर रहे हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव, तो यहाँ पे स्किपिंग वाला पॉसिबल है ही नहीं, स्किपिंग हो ही रहा जनरेशन, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव पॉसिबल नहीं हो सकता. नेक्स्ट, एक्स लिंक, यस बनाना है. और ये एक बार से नहीं होगा, बार बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा. बहुत इजी है, बस कुछ कैटेगरीज आप लेके प्रैक्टिस करते रहे, बहुत इजीली आप इन क्लू को उस पर फिट करना स्टार्ट कर देंगे. द लास्ट वन विच इज द एक्स लिंक रिसेसिव पैटर्न. जब हम रिसेसिव की बात करते हैं, इट मींस दो जीन यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे डिजीज कोज करने के लिए. यस, यू रिक्वायर टू जीन फॉर जेनेटिक डिजीज. बना लिया, मूव करें. नेक्स्ट, अरे इसको क्या बनाना है, हैं? जिसका आंसर आपको पता चल गया उसको बना के क्या करना है, उसको देखो जिसका आंसर नहीं पता है. इसको तो आंसर पता है, जब भी जाओगे पहले ऊपर ही देखोगे क्या है, एक्स लिंक है, फिर नीचे जाओगे पेडिग्री पे. जो भी हमारे पास बुक्स होती है उसका एक नेगेटिव पॉइंट यही होता है, जो बुक्स होती है ना उसके उसी पेपर पे साइड में या नीचे ऐसे आंसर लिखे होते हैं. आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं क्वेश्चन नंबर 23, तो आप 23 नहीं पढ़ रहे होते, 23 को पढ़ते पढ़ते एक बार तो चली जाती है, अच्छा बी ओके, फिर उसको पढ़ते हो बाद में. सो उससे आपका मेंटल एबिलिटी स्टार्ट ही नहीं होगा कभी. ये फैक्ट है, ये फैक्ट स्टडी है जो मैंने करी है. जिस बुक में आंसर नहीं होता है उसमें दिमाग ज्यादा चलता है, जिसमें आंसर होते हैं उसमें आदमी कुछ दिमाग नहीं लगाता है. इसलिए आप क्या करो, एक बड़ा सा डार्क पेन लाके उन सारे आंसर को डार्क कर दो, हटा दो या काट दो, उस पेज को हटा दो, आंसर ही नहीं है हमारे पास, बात ही खत्म. फिर उसको सोल्व करो. लेकिन नहीं, हम जब पढ़ने स्टार्ट करते हैं ना, या फिर कुछ बुक से आप एनक्लिक्स में जाओगे तो क्वेश्चन के आंसर्स बहुत पीछे होते हैं, लाइक 100 क्वेश्चन है उसके बाद उसके आंसर स्टार्ट होते हैं. तो हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा स्केल या अपना एक पेपर वैसे फोल्ड, पहले ही उसको फोल्ड करके रखते हैं, आंसर इधर है और हाथ उधर ही होता है, ऐसे क्वेश्चन पढ़े ऐसे पहले कर लेते हैं उसको, अच्छा इसका ये है, फिर उसको समझने की कोशिश करते. ऐसे कभी समझ में नहीं आएगा, ये तो पता चल गया आपको. रिसेसिव डोमिनेंट के अंदर जैसे आपको याद रखना था कि डिजीज विल ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू ओनली इनटू द डॉटर. अगर हम रिसेसिव पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे दोनों में होगा, लेकिन क्लासिकल पैटर्न यहाँ पे रहेगा जिसको हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस ट्रांसमिशन. क्रिस क्रॉस ट्रांसमिशन. क्रिस क्रॉस ट्रांसमिशन का मतलब है कि फर्स्ट जनरेशन में ओनली फीमेल में डिजीज था, सेकंड जनरेशन में डिजीज हुआ सिर्फ मेल के अंदर, थर्ड जनरेशन में डिजीज फिर से किसमें आ गया, फीमेल ओनली, फोर्थ में सिर्फ मेल, फिफ्थ में सिर्फ फीमेल. यानी एक बार फीमेल एक बार मेल, एक बार फीमेल एक बार मेल, ऐसा जब क्रिस ट्रांसमिशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस ट्रांसमिशन. एंड ये क्लासिकली किसमें देखने को मिलेगा आपको, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज के अंदर. तो ये डिफरेंशिएशन करने के लिए एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में सिर्फ डिजीज जाएगी फादर टू डॉटर, लेकिन यहाँ पे क्रिस क्रॉस होगा, एक बार मेल में एक बार फीमेल, फिर मेल फीमेल मेल फीमेल. दिस इज द क्रिस क्रॉस ट्रांसमिशन. सो दिस इज द क्लासिकल पैटर्न ऑफ क्रिस क्रॉस ट्रांसमिशन. नो ट्रांसमिशन फ्रॉम फादर टू सन. मेल टू मेल तो वैसे भी नहीं होगा एक्स लिंक में, क्योंकि ये डिजीज कौन सा है, एक्स लिंक है, और वहां पे मेल टू मेल पॉसिबल नहीं है, वो सिर्फ किसमें होगा, वाई लिंक के अंदर होगा. मेल टू मेल ट्रांसमिशन इज नॉट पॉसिबल. मदर टू सन और फादर टू डॉटर ट्रांसमिशन इज पॉसिबल. मदर यानी फीमेल उससे मेल में, फादर यानी मेल, मेल से फीमेल में, फिर अगली जनरेशन में फीमेल से मेल, फिर मेल टू फीमेल, ऐसा क्रिस ट्रांसमिशन आपको देखने को मिलेगा. इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स लिंक रिसेसिव पैटर्न.
ना अभी मैं आपके सामने 2-3 पेडिग्रीज रखूंगा जिसके आंसर्स आपको पुट करने हैं। सोच समझ के 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 नहीं 5, वही भी है 5 ऑप्शन है, और उनमें से एक आपको आंसर्स यहाँ पे पुट करना। लिख लिया? आज घर जाना है और जो भी हमने यहाँ पे 4 डिजीज पढ़ी है उन चारों को क्या करना है, अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज करना है, पढ़ना है, समझना है, और कल आके जो भी डाउट लगे पूछ सकते हैं, नहीं तो डाउट रह जाएंगे फिर आपके। लिखिए पेडिग्री नंबर 1, ये तो एग्जांपल है इसके, जैसे रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, ये मैंने पहले भी बताया था। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस अगर आप देखते हैं कभी, तो उस पर्सन को एडवाइस क्या करनी होती है? अवॉइड ड्राइविंग, उसको बोलना है गाड़ी नहीं चलाना है। रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम क्या होता है कि पर्सन को रेड कलर ग्रीन दिखता है और ग्रीन कलर रेड दिखता है, एंड जब वो ट्रैफिक सिग्नल पे जाएगा तो रेड लाइट उसको ग्रीन दिखेगा तो वो जाएगा और सीधा उसको उधर वाला उड़ा के ले जाएगा। इसलिए उसको क्या बोलना है? अवॉइड ड्राइविंग, इट इज अ नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब भी कोई रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस वाला आता है तो उसको ये बताना है, एंड ये भी ध्यान रखना है हमारी होशियार नहीं दिखानी है कि उसको बोलेंगे रेड दिखे तब तो ग्रीन समझना, ग्रीन दिखे तब रेड समझना। कभी कभी हो सकता है नॉर्मल भी दिख जाए और उल्टा प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, इसलिए कभी ड्राइविंग इसको नहीं करना। चलिए, नॉन स्पेसिफिक एक्स लिंक मेंटल रिटार्डेशन, एमआर। मेंटल रिटार्डेशन आईक्यू कितना कम होने पे होता है? मेंटल रिटार्डेशन बिलो 70, अगर लेस देन 70 है तो हम क्या बोलेंगे? एमआर, मेंटल रिटार्डेशन। अलग अलग कैटेगरीज होती है इसकी, 0 टू 0 टू 20, 21 टू 35, 36 to 50, 51 to 70. This is the moderate severe, sorry इधर से mild, moderate, severe and very severe या profound इसको आप बोलते हैं, अलग अलग कैटेगरीज। तो ये आपको आईक्यू वाला भी याद रखना है। ये एजुकेबल एजुकेशन दे सकते हैं, इनको ट्रेन कर सकते हैं, इनको ऑब्जर्वेशन में रखना होता है, और ये तो बिल्कुल ये डिपेंडेंट, और ये बिल्कुल आपको कस्टडियल वाले होते हैं, कस्टडी में रखना पड़ता है, नहीं तो दूसरों को मारपीट करके आ जाएंगे, तोड़फोड़ कर देंगे। नेक्स्ट, हीमोफीलिया ए, factor 8 deficiency का disorder hemophilia A, which is also a type of X-linked recessive disease. Hemophilia B, factor 9, this is an example for you. हो गया? Now this is an example number 1, example number first, क्या आंसर होगा? एग्जाम्पल नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर, from tomorrow we will start medical surgical nursing. क्या है ये? ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रिसेसिव। हाँ, रिसेसिव नहीं बोलना है, दो हो गए रिसेसिव, अब एक्स लिंक है या ऑटोसोमल है। चलिए, सो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे डोमिनेंट पैटर्न की, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे अनअफेक्टेड पेरेंट्स के अफेक्टेड चाइल्ड है और वो कभी भी डोमिनेंट में पॉसिबल नहीं होता है, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट तो आपका आंसर क्या हो गया? गलत। यस। नेक्स्ट, ऑटोसोमल रिसेसिव की बात करें तो वहां पे ये तो पॉसिबल है, लेकिन अगर आप देखोगे तो जनरेशन 1 अफेक्टेड, 2 अफेक्टेड, 3 अफेक्टेड, यानी ये स्किपिंग पैटर्न नहीं है, और जब स्किपिंग पैटर्न नहीं है तो फिर ये फिर पॉसिबल नहीं है ऑटोसोमल रिसेसिव, तो इसलिए वो भी क्या हो गया आपका? ऑटोसोमल रिसेसिव भी गलत। यस और नो? तीसरा, एक्स लिंक डोमिनेंट, जो हमने लिखा था थोड़ी देर पहले, एक्स लिंक डोमिनेंट में हमने बोला था कि जब फादर है वो सारी डिजीज किस पे ट्रांसफर करता है? डॉटर के अंदर। यहाँ पे फादर अफेक्टेड है लेकिन ये दोनों अफेक्टेड है, मेल एंड फीमेल। इधर मदर अफेक्टेड है, लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ कौन अफेक्टेड है? मेल चाइल्ड। इधर भी कौन है? मेल। सो जब मदर टू सन, देन फादर टू डॉटर, एंड अगेन मदर टू सन, ये ट्रांसमिशन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज एन क्रिस क्रॉस ट्रांसमिशन, और वो किसमें पॉसिबल है? एक्स लिंक रिसेसिव में पॉसिबल है, और अगर रिसेसिव पैटर्न है तो उसमें ये भी पॉसिबल है, जो हमने पहले ही पढ़ा था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? एक्स लिंक्ड रिसेसिव पैटर्न। क्लियर? यस। मदर सिर्फ मेल को कर रही है, जो सिर्फ पॉसिबल है एक्स लिंक रिसेसिव के अंदर, अदर किसी भी कंडीशन में मदर से डिजीज ओनली मेल में ट्रांसफर नहीं होता है। नेक्स्ट, अरे क्या करना है? सो दो मेन पॉइंट याद रख ले, एक्स लिंक डोमिनेंट और एक्स लिंक रिसेसिव में। डोमिनेंट के अंदर मतलब फादर से सारे डॉटर अफेक्ट होगी तो वो डोमिनेंट में होगा, और जब हम रिसेसिव पैटर्न में जाएंगे एक्स लिंक में, तो वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम मदर से सारे सन अफेक्ट होंगे और फिर मेल जो पर्सन है उस सारे डॉटर अफेक्ट होगी, यानी क्रिस क्रॉस वाला पैटर्न आएगा, ये इसमें आपको देखने को मिल रहा है। ऐसे दो तीन और हैं जिनके आपको आंसर्स निकालने हैं, क्विक क्विक निकालने हैं, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, जो मैं आज कंप्लीट कर दूंगा, और कल मैं स्टार्ट कर दूंगा वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम, दैट इज
the excretory system in human body, that is renal system, urinary system. नहीं पढ़ना? पढ़ लिया है क्या? हाँ, ओंको तो चल ही रहा है, ओंको सुबह पढ़ाएंगे, परसों सुबह पढ़ाएंगे, संडे को मॉर्निंग में ओंको खत्म हो जाएगा। लिख लिया ये? अरे लिख लिया, बना लिया। नेक्स्ट एग्जांपल, जल्दी से आंसर देना, क्या है यहाँ पे? व्हाट इज द आंसर? सो यहाँ पे फादर अफेक्टेड है, लेकिन यहाँ गर्ल चाइल्ड एंड मेल चाइल्ड दोनों है, मतलब ये एक्स लिंक डिजीज नहीं है। अगर एक्स लिंक होता तो वहां पे कहीं ना कहीं एक सिंगल में आपको मिलता, 50-50 दोनों में आ रहा है, मतलब ये डोमिनेंट पैटर्न ऑटोसोमल प्रॉब्लम, नॉट डोमिनेंट सॉरी, ऑटोसोमल प्रॉब्लम है यहाँ पे, इसलिए एक्स लिंक तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, पहले ही हटा देंगे। नेक्स्ट अगर हम आगे जाएंगे तो यहाँ देखोगे कि ये दोनों अनअफेक्टेड है, लेकिन इनका बच्चा क्या है, अफेक्टेड है। ये दोनों क्या है, अनअफेक्टेड, लेकिन इनका बच्चे अफेक्टेड है। और ऐसा सिर्फ किसमें होता है, रिसेसिव के अंदर। ये जनरेशन के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे डिजीज है, ये अफेक्टेड है, लेकिन इस जनरेशन में डिजीज नहीं है, और फिर अगली जनरेशन अफेक्टेड है। यहाँ पे पेरेंट्स अफेक्टेड थे, ये दोनों अनअफेक्टेड है और ये अफेक्टेड है, यानी स्किपिंग हो रहा है, और ये सिर्फ किसमें होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव में। तो आंसर क्या हो गया, टी। क्लियर? नेक्स्ट, वन मोर। अरे इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इट्स एन एग्जांपल ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव, दोनों में से एक है, और रिसेसिव है क्योंकि सारी खाली, ऊपर खाली नीचे खाली, बीच में डिजीज, यानी सारा स्किपिंग ही दिख रहा है। ये जनरेशन अनअफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है, ये अनअफेक्टेड है, मतलब क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न। ये तो आई थिंक पहले ही मैंने बता दिया था, नहीं बताया? नहीं बताया। सो पहला ये क्लियर करना होता है आपको कि यहाँ पे ऑटोसोमल डिजीज है या एलोसोमल डिजीज है। सो यहाँ पे डिजीज ऊपर किसमें है, फादर में या मदर में? किसको अफेक्ट कर रहा है, डॉटर को। किसमें होता है, एक्स लिंक में होता है, आपकी ऑटोसोमल में इक्वल होता है। यहाँ भी कौन है, फादर, और डिजीज सिर्फ फीमेल में। ये किसमें था, एक्स लिंक डोमिनेंट के अंदर, एक्स लिंक डोमिनेंट। अगर एक्स वाई सॉरी एक्स लिंक रिसेसिव होता तो वहां पे क्रिस क्रॉस होता, और वो नहीं है यहाँ पे, इसलिए क्या है, एक्स लिंक डोमिनेंट। आ रहा है कुछ दिमाग में, लग रहा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा? हाँ वेरी गुड, बढ़ाओ आगे देखो। ये सबसे इजी वाला कैटेगरी। जब डिजीज सिर्फ किसमें दिखे, मेल में, तो आंसर क्या दे दो, वाई लिंक। कहीं भी फीमेल में कोई नहीं है, सारे मेल ही मेल दिख रहे हैं, तो आंसर हो गया वाई लिंक। ये गलत लिखा हुआ इसमें, तो ये मैंने कॉपी किया था इसलिए। नेक्स्ट, जेनेटिक। So there are two types of genetic abnormality. One is autosomal problem and second one is allosomal problem. जब हम ऑटोसोमल की बात करेंगे तो तीन डिसऑर्डर जो आपको याद रखना है एग्जाम के व्यू से, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम एंड पडाउ सिंड्रोम। एंड जब हम सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोमल एब्नॉर्मलिटी पढ़ते हैं तो वहां पे दो डिसऑर्डर, दैट इज क्लिनफिल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। ये पांच डिजीज जो एग्जाम के व्यू से आपको पढ़नी है और याद रखनी, में डिफरेंसेस क्या है वो समझना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डाउन सिंड्रोम। फर्स्ट सिंड्रोम दैट इज डाउन सिंड्रोम। नाम इसका डाउन है, बट इसमें हो अप जाता है, ज्यादा हो जाता है। सो इट इज अ डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21, जीन नंबर 21 जो है ऑटोसोम के अंदर, उसका एक कॉपी एक्स्ट्रा हो जाता है। नॉर्मली दो होते हैं, लेकिन इसमें कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे, ट्राइसोमी यानी तीन। दैट इज नोन एज डाउन सिंड्रोम। तो स्टार्ट करें, फर्स्ट डिसऑर्डर डाउन सिंड्रोम। तो कल सभी रीनल सिस्टम पढ़ के आएंगे, जिनके पास जो भी कंटेंट अवेलेबल है, आपके पास जो भी किताब कॉपी जो भी है, वहां से पढ़ के आए। एंड अभी जो हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, और ये थ्योरेटिकल चैप्टर है या थ्योरेटिकल पोर्शन है, लेकिन कल जो हम स्टार्ट करेंगे वो कंप्लीटली आपका कौन से टाइप का है, वहां पे सारा फिजियोलॉजी होगा। मैं सिर्फ पिक्चर बनाऊंगा और उसी में सब किडनी कहीं बह रही होगी, खून इधर से उधर जा रहा होगा, तो आप इसलिए थोड़ा पढ़ के आएंगे ध्यान से। कॉन्सेप्चुअल स्टडी होगी कल, सिर्फ केवल कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट होंगे। सो रीनल सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, उसको हम कल स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करें, डाउन सिंड्रोम। फर्स्ट डिसऑर्डर इज डाउन सिंड्रोम। पहला एमसीक्यू, अदर नेम इसका क्या याद रखना है, ट्राइसोमी 21। सो ये आपके जो जीन है टोटल 22, जो आप पेयर की बात करते हैं, इन 22 पेयर्स के अंदर जो 21 नंबर का जो पेयर है, नॉर्मली इसमें कितने जीन होते हैं, दो, लेकिन इस जीन का एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाता है और उससे टोटल नंबर कितने हो जाते हैं,
3, जिसको हम बोलते हैं ट्राइसोमी। 21 जीन के 3 कॉपी होना, दैट इज नोन एज ट्राइसोमी 21, एंड दिस डिसऑर्डर इज नोन एज डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर caused by the presence of an extra copy of chromosome 21, also known as trisomy 21. So what is trisomy 21 और डाउन सिंड्रोम? सिंपल वर्ड में याद रखें, जो 21 नंबर पे से सीरीज है 1 2 3 4 5 6, जो 21 नंबर पे आएगा उसमें कितने जीन होंगे? 3 रहेंगे, 2 की जगह 3, उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी 21। और ये 3 जीन होना कौन से टाइप का डिफेक्ट है? ये हमने पढ़े थे अलग अलग, इनवर्जन, डिलीशन, रेप्लिकेशन, ट्रांसलोकेशन। सो दिस इज नोन एज रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन। एक और डुप्लीकेट रेप्लिकेट जीन बन गया आपका, रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन हो गया डेफिनेशन। So what is Down syndrome? Answer should be extra copy of gene number 21. That is known as Down syndrome. Yes. अभी बना के दिखाते हैं। हो गया? हाँ हाँ, इक्वली अफेक्टेड का मतलब इस जनरेशन से जो इसमें जो ट्रांसफर हो रही है, बस इसमें जो डिजीज हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे ये जनरेशन है इनकी, तो इसमें डिजीज नहीं है, लेकिन नेक्स्ट में डिजीज प्रेजेंट है, तो ये इसका जो डिफरेंस होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव में, इसमें स्किपिंग आता है, उसमें स्किपिंग नहीं आता है। बाकी डिजीज दोनों में 50-50 किसी को भी हो सकती है, ये नहीं कि सिर्फ मेल में होगा या सिर्फ फीमेल में होगा, किसी को भी हो सकता है, मेल को भी हो सकता है, फीमेल को भी हो सकता है। लेकिन जब हम एक्स लिंक पढ़ते हैं तो यहाँ पे दोनों में, जैसे इसमें एक्स लिंक डोमिनेंट के अंदर फादर टू सिर्फ गर्ल में होगी, 100% गर्ल्स में होगी, और जब हम एक्स लिंक रिसेसिव पढ़ते हैं तो यहाँ पे मदर से सिर्फ सन में होगी, फादर से सिर्फ डॉटर में होगी, वो 100% डोमिनेंस होगी है। हाँ मेल भी है ना, ये तो भाई जो मदर है उसकी वजह से दोनों में हुई है, 50-50 है। लेकिन ये जो डिजीज आपको दिखा रहा है इधर, ये फादर से सिर्फ किस में गया है? डॉटर में गया। अगर ये मेल में भी होता दोनों में एक एक, तो फिर हम इसको कौन सा बोलते हैं? ऑटोसोमल टाइप बोलते हैं। और यस, नहीं देखो, ऑटोसोमल डोमिनेंट निकालो कहाँ है? हाँ, ऑटोसोमल डोमिनेंट में हमने एक लिखा था, मेल एंड फीमेल आर इक्वली लाइकली टू बी अफेक्टेड, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कौन अफेक्टेड है? नहीं वहां तो है, अगली भी देखनी है, सारा देखना है ना। सो अगर यहाँ पे एक भी अगर मेल अफेक्टेड होता है तो हम डोमिनेंट लिखते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ डॉटर है, मेल से सिर्फ डॉटर में जा रहा है, इसलिए इसको हमने लिखा एक्स। नेक्स्ट, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। मल्टीपल टाइम एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, which of the following is the physical characteristics of a person with down syndrome? तो वेरियस बॉडी पार्ट के ऊपर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलेगी, जो यहाँ पे मैंने पुट करी है। जैसे पहला क्या है? फेशियल फीचर, फेस से रिलेटेड। और इसका एक क्वेश्चन आया था जिसमें नोज से रिलेटेड सिम्टम पूछा गया था, और यहाँ पे जो नोज होता है आप देखेंगे तो छोटा सा नोज है, स्मॉल नोज इज देयर। सो फ्लैटेंड फेशियल प्रोफाइल, फेस पूरा फ्लैट है, सीधा फ्लैट। एक नॉर्मल देखे तो ऊपर उबड़ खाबड़ फेस है, कभी नोज बाहर मुंह अंदर, ऐसे अलग अलग दिख रहा है के अंदर। यहाँ पूरा फेस कैसा रहेगा? फ्लैट फेस, फ्लैटेंड फेस। आलमंड शेप आईज, आलमंड जानते हो, बादाम जैसी आंखें, ऐसी बिल्कुल आलमंड शेप, परफेक्ट आलमंड शेप होगी यहाँ पे। सो ये एमसीक्यू भी पूछा था एक बार, आलमंड शेप आईज प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट? आंसर शुड बी इन डाउन सिंड्रोम और ट्राइसोमी 21। एंड स्मॉल नोज एंड सिंगल क्रीज अक्रॉस द पाम ऑफ द हैंड। सो ये जो क्रीज देखते हैं आप, बहुत सारी क्रीज होती है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या मिलेगा? एक आपको सिंगल क्रीज होगा और कोई क्रीज नहीं होगी, तो इसलिए क्लासिकली जो आपको ये देखने को मिलेगा पाल्मर क्रीज। देन वन मोर इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो पूछते हैं वो है फ्लोपी मसल, फ्लोपी मसल, फ्लोपी जानते हो? फ्लोपी ऊपर लिखा हुआ है, डिक्रीज मसल टोन व्हिच मे कॉज इन्फेंट टू अपीयर फ्लोपी, फूला हुआ, बिल्कुल मसल स्पंज की जैसी मसल्स है, पूरी तरह से फूली हुई मसल्स, और मसल टोन बहुत ही यहाँ पे लो रहेगी। सो ये भी याद रखना है, फ्लोपी अपीयरेंस सीन इन मसल्स के अंदर, फ्लोपी अपीयरेंस किसमें आएगा? तो आंसर होगा अगेन इन डाउन सिंड्रोम। तो यहाँ पे क्लासिकली याद क्या रखना है? एक तो फेस का याद रखना है, फ्लैट फेस, आइज का आलमंड शेप आइज, नोज इज वेरी स्मॉल, छोटा सा नोज होगा, और बिल्कुल फ्लैट नोज आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। मसल का अपीयरेंस कैसा होगा? तो फ्लोपी टाइप ऑफ मसल्स इज देयर, फ्लोपी मसल्स अपीयरेंस। रीनल सिस्टम पहले किसी ने पढ़ा है? किसने पढ़ा है पहले? कोई है? ओनली वन इज देयर, टू आपने पढ़ा है, ओके। तो आप लोग तो मेरा हेल्प करेंगे, ठीक है? आप लोगों को हेल्प करना है, गाइड करना है, क्या क्या करना है, आगे क्या आएगा, अब क्या करें, यस और नो? तो पढ़ के आएंगे कम से कम आप लोग, बाकी को भी पढ़ना है। और हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, रेनल सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, ठीक है? वो करें। तो डाउन सिंड्रोम के फीचर्स क्या याद रखने? दो तीन सिंपल से फीचर्स है जो याद रखने हैं।
फेस का याद रखना है फ्लैट फेस, आइस का रखना है आलमंड शेप आइस, एंड नोज इज वेरी स्मॉल नोज, एंड मसल्स की बात करें तो फ्लॉपी मसल्स। नेक्स्ट है, लिखा नहीं अभी तक। यस, क्या होगा? नहीं उसी का एक और कॉपी, जैसे हम नॉर्मल पेपर का फोटो कॉपी कराते हैं तो ओरिजिनल है उसका एक और कॉपी कर दिया फोटो कॉपी, वैसा ही ओरिजिनल का एक और सेट बन गया नया फोटो कॉपी उसी का सेम, दैट इज कॉपी ऑफ 21। नेक्स्ट हो गया। द नेक्स्ट फीचर्स आर अदर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, शॉर्ट स्टूचर, चिल्ड्रन एट एडल्ट्स विद डाउन सिंड्रोम टेंड टू बी शॉर्टर देन एवरेज, नाम इसका डाउन रखा है, ऐसे छोटा सा होगा ऐसे डाउन, देखा है बहुत सारे होते हैं छोटे से ऐसे ऐसे चलते हो, छोटे जो हाइट वाले, एक होता है जो आप लोग में बहुत सारे होंगे जिनकी हाइट कम है, वो डाउन सिंड्रोम वाली नहीं हाइट, डाउन सिंड्रोम वालों की हाइट उससे भी कम होती है। सो बिल्कुल शॉर्ट ऐसा छोटा सा देखने को मिलेगा बच्चा। वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रश फील्ड स्पॉट्स, स्मॉल व्हाइट स्पॉट्स ऑन द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, एक तो आई जो है आलमंड शेप आई है, और उसके बाद में जो हमारा आइरिस है कलर वाला पार्ट है, वहां पे छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट आपको क्या मिलेंगे, स्पॉट देखने को मिलेंगे इसके अंदर, ये एक और क्लासिकल प्रेजेंटेशन। Straight face, almond-shaped eyes with white spot on iris. Nose is very small, floppy muscles and short height. Average से भी कम height होना. These are the characteristics seen in Down syndrome. तो कल घर जाके सारे जो है चारों डिसऑर्डर जो हमने पढ़े थे, उनकी पेडिग्रीज जो है वो क्या करनी है आपको, सोल्व करनी है। जहां भी डाउट लगे उसका पिक्चर लेके आना है, फोटो लेके आना है, बना के नहीं आना है, पिक्चर लाना है मोबाइल से। आप बना के लाओगे पता नहीं आधे इधर उधर कर दोगे कुछ और। जिसमें भी डाउट लगे उसका क्या लेके आना है, पिक्चर लेके आना है, उसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। ये लिख लिया? नेक्स्ट। और अभी तो 4 डिजीज हो रहे हैं, इसके बाद आज ही पढ़ना है कल नहीं। दो सिस्टम को हम कंबाइन नहीं कर सकते कि जेनेटिक्स के साथ रिनल स्टार्ट कर दिया फिर मेरा इधर सब खिचड़ी हो जाता है अंदर। लिख लिया? रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ? स्टार्ट हुआ अभी? क्या एनाटॉमी पढ़ा रहे सर अभी? एनाटॉमी पढ़ा रहे, लंग्स पढ़ा रहे, डिजीज भी साथ में पढ़ा रहे हैं अलग से? ओके साथ में पढ़ा रहे। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट इज इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिले। जो आईक्यू होता है, जो हम पहले भी बात किया था, बिनेट ने जो आपको फॉर्मूला दिया था, मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज, 100 और जो भी आईक्यू था, एक नॉर्मल एज के साथ साथ में आईक्यू का लेवल भी बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे पर्सन का आईक्यू जिस एज में उतना होना चाहिए उतना नहीं है, बहुत लो है। और डेवलपमेंटल डिले, जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन होते हैं बॉडी के अंदर, 6 महीने पे ये करेगा, 6 मंथ के बाद 7 पे ये ट्रैवलिंग जो भी वॉकिंग जो करता है वो सारे तो बहुत धीरे धीरे होगा। 1 साल का हो गया लेकिन अभी खड़ा नहीं हो पा रहा है क्योंकि हाइट ही नहीं है, छोटा सा है, इतना से कैसे हाइट करेगा। सो इसीलिए डेवलपमेंटल क्या रहेगा, डिले। ये आपके फोंटानेल्स नॉर्मली ये 1.5 महीने में या 1.5 साल में बंद होता है, लेकिन हो ही नहीं रहा बंद, 2 साल हो गया अभी तक ही पड़ा है, खुला ही पड़ा है। सो डेवलपमेंटल डिले आपको देखने को मिलेगा। माइल्ड टू मॉडरेट कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, मोटर स्किल डिले। सो ये सारा डिले आपको देखने को मिलेगा, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिलेस। ये जो सिम्टम्स है इनमें मेन जो याद रखना है आपको, फेशियल प्रोफाइल याद रखनी है डाउन सिंड्रोम की, जो मैंने पहले सबसे पहले लिखा था, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है फेशियल प्रोफाइल्स, जिससे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। और उसमें भी आईज, आलमंड शेप आईज विद व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स एंड नोज इज वेरी स्मॉल एंड मसल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्लॉपी मसल्स आपको देखने को मिलेगी। बाकी हाइट याद रहेगी, वैसे डाउन सिंड्रोम मतलब हाइट डाउन रहेगी, नॉर्मल से कम रहेगी, मतलब डाउन, डाउन सिंड्रोम। लिख लिया? ट्यूसडे के पेपर में जेनेटिक्स का जो पार्ट आज हमने पढ़ा है वो सारा पढ़ के आना है। मियोसिस नहीं दिया था मैंने, मियोसिस पढ़ना है। और उसके साथ में ब्लेड्स जो हमने पढ़ी थी आपको, सर्जिकल ब्लेड एंड सर्जिकल नाइफ हैंडल जो था, बीपी हैंडल, वो सारे आपको क्या करना है, पढ़ के आना है, उसके रिलेटेड एमसीक्यूज आपको एग्जाम में मिलेंगे। नेक्स्ट, नहीं लिखा? हेल्थ कंसर्न यानी डाउन सिंड्रोम वाले पर्सन में कौन कौन से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज प्रेजेंट रहेंगे, व्हाट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज प्रेजेंट इन पेशेंट विद डाउन सिंड्रोम। एंड द फर्स्ट जो एमसीक्यू एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इन केस ऑफ डाउन सिंड्रोम व्हिच इज द मोस्ट कॉमन डिफेक्ट इन हार्ट रिलेटेड इश्यूज, तो आंसर होगा वीएसडी। व्हाट इज वीएसडी? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वीएसडी। तो ये आपको सबसे कॉमन डिफेक्ट हार्ट के अंदर मिलता है, कौन से पेशेंट में, डाउन सिंड्रोम के अंदर। अदर प्रॉब्लम्स लाइक हियरिंग एंड विजन प्रॉब्लम, थायराइड प्रॉब्लम, ये सारी तो ठीक है, सबसे मेजर याद रखनी है आपको ये, इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, सो ये सब ठीक है। मेन इंपोर्टेंट क्या है प्रॉब्लम यहाँ पे, हार्ट डिफेक्ट, और इसमें सबसे कॉमन क्या है, वीएसडी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इसका एक एमसीक्यू भी आया हुआ था, उसमें वीएसडी, एसडी और अदर कॉलेसन ऑफ बारोटा, जो आपका पेथोलॉजी ऑफ फेरेट में जो होते हैं वो सारे डिजीज के नेम थे, तो आंसर क्या लिखना है, वीएसडी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। पीडियाट्रिक में पढ़ते हैं आप लोग, पीडियाट्रिक पढ़ा है लोगों ने, जो ओल्ड बेच वाले हैं?
कोई है जिसने पीडियाट्रिक पढ़ा हुआ है? हाँ कोई नहीं, हाथ खड़े कर दो, पढ़ा है तो डरो मत। हाँ वेरी गुड। तो आप लोगों का एक दो चीजें बाकी है जो ज्यादा पढ़नी है आपको बस। माइक्रो नहीं पढ़ा आप लोगों ने। ये हो गया वीएसडी। नेक्स्ट मूव करें। So these are the health related problem and most important problem is heart problem and heart के अंदर सबसे common problem VSD ventricular septal defect. मूव करें। The next point is the life expectancy and quality of life. यहां से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कभी कभी पूछते हैं कि which of the following disease has good life expectancy और which of the following disease has worse लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सबसे खराब किसकी होती है, सबसे बेस्ट किसकी होती है। तो डाउन सिंड्रोम की अगर हम बात करें, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें, तो डाउन सिंड्रोम जो है बेटर है, अच्छा है कंपेयर टू अदर जेनेटिक प्रॉब्लम। इंप्रूव्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी with advances in medical care many people with down syndrome live into their 60s and beyond, यानी ये 60 साल या उससे ज्यादा साल तक जिंदा रह सकते हैं डाउन सिंड्रोम के साथ में भी। इसलिए सबसे बेस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर हम बात करें तो किसकी है, डाउन सिंड्रोम की है। अदर जो भी मैं पढ़ाऊंगा लाइक टर्नर सिंड्रोम, बर्डा सिंड्रोम, क्लेगफिल्टर या जो भी अदर, उसमें सबसे बेस्ट किसकी होती है, डाउन सिंड्रोम की। पर्सन सबसे ज्यादा लॉन्ग टाइम तक जिंदा रहते हैं। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेस्ट किसकी है, डाउन सिंड्रोम। जेनेटिक प्रॉब्लम है एंड इन केस ऑफ जेनेटिक डिजीजेस देयर इज नो मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट इज पॉसिबल। कोई भी ट्रीटमेंट इलाज करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जेनेटिक प्रॉब्लम है और जेनेटिक्स जहां पे होता है तो वहां पे उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो हम जितना लाइफ एक्सपेक्टेंसी होते तक जिंदा रहेगा, उसके बाद पर्सन की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये लिख लिया। कहां कब कितने साल तक जिंदा रह सकता है, ये साइकेट्रिक और इसमें क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मेंटल रिटार्डेशन में पूछते हैं कि ये बच्चा कहां तक बढ़ सकता है, होता है अलग अलग। माइल्ड एमआर कब तक बढ़ सकता है, 6 क्लास तक बढ़ सकता है, मॉडरेट 2nd क्लास तक, उसके बाद ड्रॉप हो जाता है, एंड सीवियर, सीवियर स्कूल नहीं जाते हैं, एंड वेरी सीवियर तो काम के ही नहीं है वैसे भी। नेक्स्ट, अर्ली इंटरवेंशन एंड सपोर्ट थेरेपीज में आप फिजिकल, ऑक्यूपेशनल एंड स्पीच थेरेपीज कैन हेल्प एड्रेस द डेवलपमेंटल डिलेस। ये बेटर है। अगर आपको डाउन सिंड्रोम के पेशेंट का लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज करना है तो उसको अर्ली एज में ही आइडेंटिफाई करना होगा। बचपन में ही, जब बच्चा बोर्न होता है उसके जस्ट बाद से जब वो लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करता है, सारी चीजें स्टार्ट होती है, तभी पता लगा लेंगे। और वहां पे अकॉर्डिंग टू एज जो डेवलपमेंट होता है, अगर उसमें डिले हो रहा है लाइक फिजिकल, ऑक्यूपेशनल एंड स्पीच रिलेटेड जो डिले हो रहा है, उससे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि बच्चे के अंदर मे भी पॉसिबल है, क्या हो सकता है, डाउन सिंड्रोम हो सकता है। एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम्स एंड इंक्लूसिव क्लासरूम्स कैन एड लर्निंग। तो डाउन सिंड्रोम के बच्चों के लिए स्पेशल सेपरेट स्कूल होते हैं। लाइक अगर उनको नॉर्मल स्कूल में भेजेंगे तो दे ऑलरेडी हैविंग डेवलपमेंटल डिले। लाइक जिस बच्चे को अभी जैसे आप नर्सिंग करके यहाँ पहुंच गए और आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है, लेकिन उसमें डाउन सिंड्रोम आपकी एज वाले को बैठा दिया तो उसको हो सकता है 10th क्लास के समझ में आए, ये वाला समझ नहीं आएगा, उसका लर्निंग जो एबिलिटी है वो अभी वहीं तक ही है। तो इसीलिए उनके लिए क्या बनाया गया, सेपरेट स्कूल्स बनाए गए हैं अलग से, जो सिर्फ डाउन सिंड्रोम के बच्चों के लिए होगा, और उनको उनके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग उनकी क्लासेस वहां पे बताएगी और उसी का लेवल पे एजुकेशन उनको दी जाती है, तो वहां पे आप डाल सकते हैं। फैमिली सपोर्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक कंडीशन फैमिली तो साथ में होनी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द डाउन सिंड्रोम। 5 आई थिंक पॉइंट है जो याद रखने डाउन सिंड्रोम के, इससे कोई भी एमसीक्यू आएगा गलत नहीं करोगे आप लिख लो, फिर हम समराइज करते हैं इसको। लिख लिया। तो डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड जो पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने, पहला पॉइंट, व्हाट इज डाउन सिंड्रोम, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ जीन नंबर 21, और इन सिंपल वर्ड ट्राइसोमी 21, एक 21 नंबर के जीन की 3 कॉपी होना, 2 की जगह कितनी होना, 3 होना, दैट इज नॉन एज डाउन सिंड्रोम। इंपोर्टेंट जो याद रखना है, स्पेशल फेशियल फीचर्स पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो फेशियल फीचर में आंखें आलमंड शेप आईज और आंखों के अंदर व्हाइट व्हाइट क्या मिलेंगे, स्पॉट मिलेंगे, जो आपको याद रखना है कैरेक्टरिस्टिक्स में। दूसरा, नोज स्मॉल, छोटा सा नोज होगा और फेस कैसा रहेगा, फ्लैट फेस। मसल्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्लॉपी मसल्स, एंड उसके साथ में जो इंपोर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो याद रखनी है, उसमें एक ही याद रखनी है, वो है हार्ट इफेक्ट, और हार्ट के अंदर मेन प्रॉब्लम वीएसटी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी याद रखनी है, कब तक, 60 या उससे ज्यादा, और सबसे बेस्ट किसकी है, तो उसमें भी आंसर डाउन सिंड्रोम। दिस इज ऑल अबाउट द डाउन सिंड्रोम, जो आपको याद रखना है। बाकी थ्योरी बहुत सारी होगी पर उसको आपको याद करना नहीं है फालतू में, लिख लिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट सिंड्रोम इज एडवर्ड सिंड्रोम। जैसे लाइक डाउन सिंड्रोम, जहां पे हमने देखा जीन नंबर 21 में कितनी कॉपी थी, यहां पे अगर हम बात करें तो जीन नंबर 18, सो जो आपका 18 जीन होता है, इसके कितनी कॉपी हो जाएगी, 3 कॉपी हो जाएगी। So Edwards syndrome is also known as trisomy 18. It is a severe genetic disorder caused by the presence of an extra copy of chromosome number 18. तो 21 की एक्स्ट्रा कॉपी है तो डाउन सिंड्रोम, एंड 18 नंबर जिनकी एक्स्ट्रा कॉपी है तो आपका आंसर होगा एडवर्ड्स सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम सिंपल सा लिख दो, ट्राइसोमी
18, इतना ही लिखना है, उससे याद हो जाएगा, इतना बड़ा डेफिनेशन नहीं लिखना है। ट्राइसोमी 18 यानी 18 नंबर जिनके कितने हो गए क्रोमोसोम के, यहाँ पे 3 कॉपी है, एक्स्ट्रा कॉपी है, उसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्ड्स सिंड्रोम। आप लोग जो है बहुत लकी है कि आप लोगों को ये पढ़ाया जा रहा है, ये पहली बार पढ़ा रहे हैं। अभी तक किसी भी बेच में जेनेटिक्स का ये जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ ये नहीं पढ़ाया गया, आप लोगों को ही पढ़ा रहे हैं। और ये इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है, मैंने उस दिन भी बोला था, जो हमारा सिलेबस है इतना बड़ा है, पता ही नहीं कितना बड़ा सिलेबस है, समुद्र के बराबर सिलेबस है, और उसमें हम कितना पढ़ पाते हैं, नदी भर पढ़ पाते हैं, सारा पढ़ना पॉसिबल है क्या? आप कितना भी पढ़ लो फिर भी एक दो क्वेश्चन तो कहीं से लाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा समुद्र भरा हुआ है, उसमें एक नदी और आके मिल जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही समुद्र जितना सिलेबस है, नदी भर हम क्या करते हैं, पढ़ पाते हैं, और उसमें से कितना याद रहता है? कितना याद रहता है? तो तालाब जितना याद रहता है, तालाब होता है छोटा, उतना याद रहता है। एग्जाम में कितना लिख पाते हैं, बाल्टी भर लिख पाते हैं, और नंबर कितने आते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं, और उसी में, तो इसीलिए सिलेबस बहुत बड़ा है, और उसको कंप्लीट कर पाना पॉसिबल है, हम करेंगे, आपके लिए करेंगे, क्योंकि तभी तो एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं इस बार, ये एक्स्ट्रा एड किया कि इनमें से भी क्वेश्चन आए, इसलिए इनको भी क्या करो, इनको पढ़ाओ, क्या पता इनमें से कुछ क्वेश्चन आ गया, नंबर एक कम हो गया तो लफड़ा हो जाएगा, इसलिए पहली बार आपके लिए जेनेटिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। नाउ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एडवर्ड सिंड्रोम की, सबसे पहला सेम फेशियल, और इसमें आपको क्या मिलेगा, स्मॉल हेड, दो टाइप के हेड होते हैं, एक होता है छोटा और एक होता है बड़ा। स्मॉल हेड होता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोसिफेली, एंड अगर हेड बहुत बड़ा है तो उसको बोलते हैं मैक्रोसिफेली। तो यहाँ पे जो हेड है बहुत ही छोटा हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, ये और सिलेबस ऐड कर रहे हैं कि सर आईजीसीएमआर पता नहीं क्या है, आईजीसीएआर का एग्जाम है 29 को, मैथ्स जीके नॉलेज साइंस वो भी पढ़नी है। हाँ वो भी आएगा, सब आएगा, जीके मैथ्स रीजनिंग जो भी होता है उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है, वो सारा क्या है, पार्ट 2 है। प्राइमरी क्या है, नर्सिंग। मैं हर बार बोलता हूँ बेस स्टार्ट होने पे सबको फोकस रखना है नर्सिंग के ऊपर, आपका अदर पार्ट पे फोकस नहीं होना चाहिए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि सब मेरे जैसे होंगे जो सब मैथ्स रीजनिंग कर पाएंगे, मेरे को मैथ्स रीजनिंग पहले नंबर पे आता है, क्योंकि मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता था, तो वो अभी भी आता है, मैं अभी भी घर पे वही पढ़ता हूँ, ये नहीं पढ़ता हूँ, ये तो मैं बाद में पढ़ता हूँ, प्राइमरी वही ऐसे ही करता रहता हूँ कुछ भी। लेकिन आपके 80 नंबर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या करते हो, 20 नंबर के चक्कर में 80 नंबर को भूल जाते हो, है? हमारे मारवाड़ी में कहावत होती है, हाकर तो होनी जा रही लोन के पैरा दे रहा। इसका मतलब होता है साकर, मतलब वो एक सुगर होता है, पत्थर जैसा बड़ा ऐसे धागे में लगा हुआ सुगर होता है, नहीं देखा? अरे सुगर होता है बड़ा सा सुगर, मोटा ऐसे, मिस्री तो छोटा होता है ऐसे छोटे छोटे पीस, और बड़ा वाला पत्थर के एक धागे में लगा होता है ऐसे बड़ा सा। सो उसको तो ऐसे ही फेंक रखा है, और नमक होता है ना, नमक उसके पहरा लगा रहे हैं कि इसको कोई चोर नहीं ले जाए, नमक को कौन ले जाता है, ले जाएंगे तो उसको ले जाएंगे, ध्यान उसका रखो। तो आप क्या कर रहे हो, 20 नंबर के पहरे लगा रहे हो, 80 नंबर ऐसे ही सुनने पड़े हैं, उसको कोई बात नहीं, कौन ले जाएगा? सिलेक्शन किससे होगा, 80 से होगा। 20 नंबर वाले जितने भी, मैं हर बार बोलता हूँ, आपने पता नहीं क्या क्या ट्रेन पटी होगी, नन भाई का वो रिश्तेदार, वो उसकी रिश्तेदार, वो उसकी बहन फूफान भतीजा, पता नहीं क्या क्या है पढ़ा होगा सबने। ये ट्रेन 80 से जा रही है, 100 से उधर जा रही है, कितने सेकंड में जाएगी, जाने तो जा रही है उसको, उसको तू जा, हम अगली में आ जाएंगे। हमें उसके पीछे बिल्कुल नहीं भागना है। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा आया है जिन्होंने दिया हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आ भी गया तो वो ट्रेन इतनी स्पीड से आएगी कि आप उसको पकड़ ही नहीं पाओगे, वो वैसे ही चली जाएगी, तो इसलिए चॉकलेट सब लाते ही हो। नेक्स्ट, फेशियल एब्नॉर्मलिटी में यहाँ पे एक और कैरेक्टरिस्टिक्स जो याद रखनी है आपको, माइक्रोजेंथिया। व्हाट इज माइक्रोजेंथिया? जेंथिया इज रिलेटेड टू जो होता है ना, ये छोटा सा होना है, जो है ही नहीं यहाँ पे, बिल्कुल फ्लेट, स्मॉल जो, स्मॉल लो सेट ईयर, एक ये ईयर यहाँ लोकेटेड है नॉर्मली, ये नीचे यहाँ होते हैं, यहाँ ईयर लो सेट ईयर बहुत नीचे इधर इधर, सो वो अलग ही दिखेगा एडवर्ड सिंड्रोम वाला पर्सन। एंड जो एग्जाम में एक और पॉइंट जो सबसे कॉमन आता है, जो हेल्थ प्रॉब्लम्स में भी आ सकता है, वो है क्लैप लिप एंड क्लैप पैलेट आर वेरी कॉमन इन व्हिच टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, आंसर शुड बी इन एडवर्ड सिंड्रोम, जहां पे ये कॉमनली क्लैप लिप एंड क्लैप पैलेट आपको देखने को। क्लेंस्ड फिस्ट, क्लेंस्ड फिस्ट का मतलब मुट्ठी ऐसे बंद रहेगी, जो बच्चा होगा उसकी मुट्ठी ऐसे बंद रहेगी, क्लेंस्ड फिस्ट। नेक्स्ट, क्लैप फुट, ऐसे पैर होते बच्चों के बहुत सारे, क्लैप फुट है, नहीं देखा? और ये तो बहुत कॉमन होता है, ऐसे ही इनवर्ड एंड आउटवर्ड एंड ऊपर ये प्रोनस ये सुपर ऐसे होते हैं अलग अलग। सो कुछ के ऐसे होते हैं पैर, ऐसे चलते हैं वो, कुछ के ऐसे होते हैं, ऐसे चलते हैं वो, अलग अलग होते हैं पैर के, तो वो क्या है, क्लब फुट, चार टाइप के होते हैं, पढ़ाएंगे सर पीडियाट्रिक में, है? तो ये है, ये भी किसके साथ कॉमन आएगा, एडवर्ड सिंड्रोम के साथ में, ग्राफ रिटार्डेशन। तो यहाँ से आप क्या रखना है, हेड इज इंपॉर्टेंट, हेड इज स्मॉल साइज, हेड आपको मिलेगा, माइक्रोसिफेली होगा। ईयर जो है वो लो सेट ईयर आपको मिलेंगे, नीचे की तरफ होंगे, और उसके साथ साथ में जो ऑप्शन माइक्रोजेंटी आपको मिलेगा, जो इसमें इंपॉर्टेंट। बाकी हेल्थ इश्यूज में क्लैप लिप, क्लैप पैलेट, क्लब फुट आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट,
देख लिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट सीवियर डेवलपमेंटल डिले, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डिले डेवलपमेंट, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम में यहां भी क्या रहेगा, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट CHD, किडनी मालफॉर्मेशन। सो यहाँ पे कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट है जिसमें मोस्ट कॉमन जो हमने जैसे प्रीवियस में पढ़ा था डाउन सिंड्रोम में कि VSD इज वेरी कॉमन, बट यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं है कि VSD होगा, SD होगा, या अदर जो टाइप है सेप्टल डिफेक्ट या और कोई दूसरे डिसऑर्डर है, कुछ भी हो सकता है, हार्ट में डिफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है, कॉमन नहीं है कोई भी स्पेसिफिक। तो कॉमन आपको पूछेंगे तो किसके रिलेटेड होगा, डाउन सिंड्रोम का पूछेंगे, तो सबसे कॉमन क्या है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और VSD। किडनी माल फॉर्मेशन, अब आप देखेंगे इस पर्सन को इतनी सारी प्रॉब्लम है, डाउन सिंड्रोम में एक ही मेजर इश्यू था, वो था हेल्थ प्रॉब्लम, जहां पे हार्ट डिफेक्ट था, लेकिन इसमें देखेंगे क्लैप लिप, क्लैप पैलेट, क्लैप फुट, क्लेंज्ड फिस्ट, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, तो क्या ये जिंदा ज्यादा टाइम तक रहेगा? तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी डाउन सिंड्रोम से ज्यादा होगी या कम होगी? और वो तो हमने पहले भी लिख दिया था कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो सबसे ज्यादा किसकी है, डाउन सिंड्रोम की है, तो इसकी तो डाउन सिंड्रोम से कम ही रहेगा। वो करें, नहीं लिखा, एंड लिख लिया। प्लेटफॉर्म, देयर में भी abnormalities in the intestine, esophagus and other part of the digestive system, जो आपका GIT सिस्टम है उसमें भी डिफेक्टिव डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, प्रॉपर फॉर्म ही नहीं हुआ है। रेस्पिरेटरी इश्यूज ड्यू टू अंडरडेवलप्ड लंग्स एंड अदर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, ब्रीथिंग डिफिकल्टी आर कॉमन। तो भाई इसको बोलो फिर जिंदा ही क्यों रहना है, ना खा पाएगा, ना सांस ले पाएगा, ना हार्ट काम करेगा, ना किडनी काम करेगी, फिर क्या करेगा, धरती पे बोझ है ऐसे ही। तो इसलिए एडवर्ड सिंड्रोम होना मतलब इट्स ए वेरी सीवियर जेनेटिक प्रॉब्लम कंपेयर टू डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम इज वेरी बेटर कंपेयर टू द एडवर्ड सिंड्रोम और अदर टाइप ऑफ जेनेटिक डिजीजेस। सो सीवियर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पड़ाउ सिंड्रोम, क्लैनफिल्टर एंड टर्नर, 3 डिसऑर्डर्स है। नेक्स्ट, we'll discuss the remaining part in next class tomorrow. Thank you.